अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 स्टार्ट करते हैं जी। ये क्वेश्चन है जी। अब हमने बात अभी तक क्या कर ली है, बात ये कर ली हुई है कि एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस हम सीख चुके, ठीक है ना। उसमें हमने कहा था बेस होनी चाहिए मार्केट प्राइस। डिस्काउंट आ गया था तो हमने 3 स्टेप्स में भी उसको देख लिया था। फिर मार्केट प्राइस अगर किसी ऑब्लिगेशन की मिसिंग है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सीख लिया था, 3 मेथड्स थे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन सीख ली। फिर हम ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन पे बात करना शुरू किया हमने, जिसमें हमने वेरिएबल कंसीडरेशन को देखा पिछले लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने कहा था इंसेंटिव या पेनल्टी हो सकती है। फिर नॉन कैश कंसीडरेशन को देखा। फिर कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर देखा, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल इससे हटके भी कर लेते हैं। ये है रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर रेवेन्यू ओवर टाइम है या ओवर टाइम नहीं है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसकी कुछ बेसिस हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपके सामने हैंड आउट है आपके पास। एट स्टार्ट ऑफ 2010 अ बिल्डर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर सर आसिफ। इट विल टेक 4 years टू कंप्लीट द वर्क। रेवेन्यू एग्रीड वॉज 8 million एंड नो पेनल्टीज और बोनस। कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर 10 अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। एट 31 दिसंबर 10 आउट ऑफ 5 फ्लोर, अच्छा 5 फ्लोर बनने थे, प्लाजा है, आउट ऑफ 5 फ्लोर्स 2 वर कंस्ट्रक्टेड, 2 आर कंस्ट्रक्टेड। बात समझ आई? 5 में से 2 बन गए। अब रेवेन्यू कैलकुलेट करने का कह रहे हैं जी सर आसिफ के इस घर का। बिल्डर ने, सेलर कौन है? बिल्डर। बिल्डर ने, सेलर, बिल्डर को बिल्डर लिख रहा हूँ, बिल्डर ने यानी सेलर ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो पहले केस में कैसे रिकॉर्ड करेगा? टोटल रेवेन्यू कितना है इस कॉन्ट्रैक्ट से आना इसको? 8000। ये 8000 रेवेन्यू पूरे बिल्डिंग का है, जिसके कितने फ्लोर्स हमें पता लगा है कि हैं 5। कितने कंप्लीट हो गए? 2। तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले? 3200, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये बेस होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कहें कि ये 5 out of 2 कह रहा है तो कहता रहे, हम इसकी बात थोड़ा ही मानेंगे। हमने एक इंजीनियर को बुलवाया और हमने कहा, हम कौन है? सेलर, बिल्डर, सर आसिफ नहीं, बिल्डर, ठीक है। हमने सेलर, बीइंग अ सेलर, एक इंजीनियर को बुलवाया और उससे बुला के कहा कि ज़रा बताओ ये कितना कंप्लीट हो गया। तो उसने कहा अभी तो 2 फ्लोर्स का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बना है और ये 2 को पूरा कंप्लीट कह लें आप, ये मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन 20% काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। हमने उसकी बात मान ली और ऐसी सूरत के अंदर हमने 8000 का 20% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। कितना? 1600। आप कहोगे दोनों से डिफरेंट आ रहा है रेवेन्यू। बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि दोनों में बेसिस डिफरेंट यूज़ किए हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, स्टैंडर्ड ने कहा है जो सा मर्जी मेथड लगा लो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 3200 रेवेन्यू रिकॉर्ड करें अगर आप माइलस्टोन अचीव्ड के हिसाब से चल रहे हैं, और अगर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर्वेयर से पूछ कर चल रहे हैं तो जो उसने कहा है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको नोट कर लें, ठीक है, उसको रेवेन्यू ले लें। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? उन्होंने कहा जी अब ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज़ हैं बच्चों, ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। तो अगर बाकी 2 को देख रहे हो तो ये ना देखो, फिर अब सिर्फ एक है, ठीक है। क्या है जी ये? चलो ये मैं हटा देता हूँ, सिर्फ इसको छुपा लेते हैं ऐसे जी। बाई 31 दिसंबर कॉस्ट इनकर्ड इन 2010 इज 2 million। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 6.5 million। यानी शायद 65 लाख उसका लगना था बिल्डर का, और उसने अपने कस्टमर से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो जो है वो 80 लाख का किया है कि 65 लाख रुपए मेरा खर्चा आएगा, 80 लाख में ले लूँगा, 15 लाख मेरा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये क्या गिवन है हमें? ये हमें गिवन है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। ये क्या है जी? कॉस्ट इनकर्ड
इन 2010, बाई 31/10/2010 में जितनी कॉस्ट इनकर हुई वो कितनी है? 20 लाख। और टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितनी है? 65 लाख। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब हमने रिकॉर्ड क्या करना है जी? रिकॉर्ड तो हमने करना है रेवेन्यू, ऐसे ही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू आपको पता है, हमारा रेवेन्यू यहाँ पे कर लेते हैं, 8,000 हमारा रेवेन्यू है। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है। अब हमारे पास ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है सवाल के अंदर। कितनी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, कितनी मंजिलें बन गई, पता नहीं। कितना कंप्लीट हो गया, सर्वेयर को बुलाओ, पता नहीं जी। सवाल में सिर्फ क्या गिवन है, ये इंडिपेंडेंट सवाल में क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट और कॉस्ट टू बी इनकर्ड जो एक्सपेक्टेड है टोटल, जो प्रोजेक्ट के एंड तक। ठीक है, तो फिर हमने कहा जी आज तक जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो 2,000 है और टोटल कॉस्ट जो इनकर होनी है प्रोजेक्ट के एंड तक वो 6500 है। बेसिकली ना हमने क्या किया है, हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही निकाली है। ये क्या है? ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही तो है, लेकिन कैसे निकाली? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इनटू 100। क्या आता है भला बताओ? तो यूं ही कर लेते हैं हम, वही परसेंटेज ही लगाते हैं। कितने परसेंट आया जी? 30.77%। तो आंसर क्या आ गया जी? 2462। ठीक है जी। अब बात वही है, यहाँ पर पहले केस में भी हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही देख रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टोरी के हिसाब से बता दिया। डिफरेंट बेसिस है ना। तो हमने कहा जी स्टोरीज कंप्लीटेड, और देखा उसको कंपेयर किससे किया? स्टोरीज टू बी कंप्लीटेड टोटल। यहाँ पे हमने क्या किया? वर्क कंप्लीटेड और टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पे भी क्या किया? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं? स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल रहे होते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल रहे होते हैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकल रही है। तो यहाँ पे भी क्या किया? हमारे पास और कोई बेसिस अवेलेबल नहीं थी, हमने ये यूज़ कर ली, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। और ये सबसे रिलायबल, वैसे ये ज़बरदस्त सबसे यही मेथड, ठीक है ना, कि कॉस्ट जितनी टोटल आपने एस्टिमेट की हुई है, सेलर हो ना आप, और जितनी आज तक आपने इनकर कर ली है, इसी को स्टेज ऑफ कंप्लीशन बना के रेवेन्यू को भी इसी बेस पे रिकॉर्ड करो। इससे पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अचीव हो जाता है कि जितनी कॉस्ट इनकर हुई उतना ही रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है ना। वैसे ज़्यादा अगर हो भी गई कॉस्ट रेवेन्यू से तो ठीक नहीं है, फिर उसको स्टॉक में रख लेंगे, वो बाद में बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, लास्ट है जी अब यहाँ पर कहा जा रहा है हमें कि कोई और रंग नहीं है, इसलिए ब्लैक कलर यूज़ कर लें। बाय 31 दिसंबर 10 लेबर वर्कड फॉर 100 आवर्स इन द ईयर। टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर्स इन प्रोजेक्ट आर 600 आवर्स। तो इसका मतलब अगेन हम यहाँ पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही निकाल लेते हैं। हम कहते हैं जी 100 आवर्स इन्होंने आज तक काम किया, टोटल एस्टिमेटेड आवर्स जो काम करना है इन्होंने 600 है, इंटू 100 इज इक्वल टू 13.33%। बेटा 100 डिवाइड बाय 600, बड़ी मेहरबानी, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और 16.67%। ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है। तो डिफरेंट वेज हो सकती हैं देखने की, जौन सी सवाल में गिवन होगी उसी को स्टेज ऑफ कंप्लीशन कह के उसी की बेस के ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा? रेवेन्यू अगर निकालना है तो इस केस में अगर रेवेन्यू निकालना है तो 8,000 इंटू 16.67% इज इक्वल टू 1333। ठीक है जी, और सही है। तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसके लिए हमने निकाली थी, और ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने इस ऑप्शन के लिए निकाल दी। ठीक है ना। तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अब एक जो यहाँ पर कैच हो सकता है वो ये हो सकता है कि आई कैप सवाल में ये कर दे कि यहाँ पे पॉइंट सी में लिखा हो बाय 31 दिसंबर कॉस्ट इनकर्ड इज 2 मिलियन एंड द रिमेनिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट इज 45 लाख।
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात समझ आई है तुम्हें? समझो ना, फिर ध्यान इधर रखो ना। वो यूं लिख दे सवाल के अंदर, इस तरह से जी, बाय 31 दिसंबर कितनी कॉस्ट इनकर हो गई है? 2 मिलियन, और रिमेनिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट जो है अभी तक कितनी पड़ी है? वो 45 लाख। तो हमने 45 को यूज़ नहीं करना, हमने ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो निकालनी है ये 65 से ही डिवाइड करके निकालनी है, तो टोटल आपको खुद करना पड़ सकता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कैच हो सकता था। ठीक है, बहरहाल सवाल तो हो गया हुआ है, मिट नहीं रहा। अच्छा जी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब अगर इनको कोई नाम देना चाहें, हम स्टैंडर्ड ने जो नाम शाम दिए हुए हैं, अगर इन मेथड्स को नाम देना चाहें ना, तो मैं कहता हूँ इनमें से जो 4 हैं वो 2 मेथड्स के अंडर आते हैं, मतलब दो एक मेथड के अंदर, 2 एक मेथड के अंदर। मैं उसको नाम दे के बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक आउटपुट मेथड है, दूसरा इनपुट मेथड है। अब आप अंदाज़ा लगा कर बताएं आउटपुट कौन सा और इनपुट कौन सा है, मतलब आपके सामने ये बात आ जाए। कॉस्ट और लेबर और वाले आउटपुट है, आउटपुट सेलर कस्टमर नहीं, सेलर को क्या प्रोजेक्ट बना कौन रहा है? सेलर। रेवेन्यू किसने रिकॉर्ड करना है? सेलर। तो सेलर ने क्या इनपुट किया? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सेलर ने क्या इनपुट किया? कॉस्ट्स। या सेलर ने क्या लगाई? लेबर। ठीक है, तो इनपुट मेथड वो जो सेलर इनपुट कर रहा है, तो सी और डी जो है ये इनपुट मेथड बन रहे हैं। ठीक है, अगर वो कहे इनपुट मेथड कौन से हैं तो आप फिर ये 2 की मिसाल दे सकते हो, जबकि ए और बी कौन से बन रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि सेलर ने क्या लगाया, हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर ने क्या पाया, कस्टमर को क्या मिला? 2 मंजिलें मिल गई बन के। कस्टमर को क्या मिला? 20% घर कंप्लीट होके मिल गया, तो आउटपुट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आउटपुट मेथड भी। ओके, सही है। अच्छा, तो ये जी परसेंट। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों की फीस कॉलेज वालों पे लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट ये सर्विसेज देते हैं। कॉलेज वाले सर्विसेज देंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। कॉलेज वाले सर्विसेज देते हैं, इसका रेवेन्यू 2 मेथड्स के अंडर रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या होगा? आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो जी पहले महीने के अंदर आपका 25% जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया जी रिजल्ट से पहले, तो फिर कॉलेज वाले 25% को रेवेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, 75 को लायबिलिटी रखेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कॉलेज वाले ये कहें कि कितने टीचिंग आवर्स हमारे लगे जो उस्तादों ने पढ़ाया। अब वो कॉलेज वाले इनपुट क्या कर रहे हैं? लेबर कॉस्ट। तो वो उसकी बेस पे कहेंगे टोटल लेबर आवर्स लगने थे जी हमारे लेट से 150, उसमें से जी 50 लग गए, 30 लग गए, 20 लग गए। तो ये क्या कर रहे होंगे? ये इनपुट मेथड से कॉलेज वाले रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बात समझ आई है? चलें जी। अच्छा, एक ये भी एग्जाम्पल पड़ी हुई है जी। ये एग्जाम्पल वही है जो एग्जाम्पल आपको ज़बानी कलामी बता दी थी। बबलू इज़ प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विसेज फॉर कॉलेज। ठीक है, फॉर 1 month in consideration college will give its own 5000 shares with a fair value of 30 each. To facilitate Bablu college gives him vacuum cleaner of 8000। सवाल में लिखा नहीं हुआ कि वैक्यूम क्लीनर इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर अज्यूम करो मिल जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए इसको दे दिया। ठीक है, अब बबलू कंट्रोल कर रहा है ट्रांसफ़र, बबलू को कंट्रोल कॉलेज कर रहा है ट्रांसफ़र, बबलू ने लिख दे यार, और बबलू ने उसका कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया। यानी वो घर ले जाता है, जाते हुए वो कहीं और भी जाता है तो इसको ले जाता है। कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब क्या है? यहाँ सफाई करके शाम टाइम कहीं और सफाई करता है, वैक्यूम क्लीनर साथ ले जाते हैं। कॉलेज वालों ने कोई मना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा बस ठीक है तुम्हारा है, तुम रख लो। ठीक है, तो कंट्रोल उसको ट्रांसफ़र हो गया ना। तो ऐसी सूरत के अंदर पहले केस के अंदर शेयर्स जो बबलू ने लेने हैं, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो करेगा, कितने शेयर्स मिलेंगे उसको? 5000। ठीक है, जब भी ये काम पूरा करेगा, और हर शेयर की फेयर वैल्यू उस दिन कितनी है? 30। ठीक है जी, तो बताएं जी
1.5 लाख आ गया। उसके बाद रेवेन्यू को मैंने कहा था क्या किया करना, बैलेंसिंग निकालना। ठीक है, रेवेन्यू हमेशा बैलेंसिंग निकालना है आपने। अब वैक्यूम क्लीनर का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है, तो 8,000 का रेवेन्यू भी अब बबलू का हो गया, तो ये भी उसने कमा लिया है। तो वैक्यूम क्लीनर एक पीपीई इसका बन गया, एक फिक्स एसेट बन गया है। इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेगा बबलू, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा 158 का। एक मिनट, यहाँ तक ये बात समझ आ गई? ये अगले पॉइंट की तरफ तो मैं अभी गया नहीं ना, ये समझ आ गई है। अब अगले की तरफ जाते हैं। सवाल खामोश नहीं है जी, सवाल ये कह रहा है, सवाल खामोश होता जब सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता, तो फिर भी यही काम होता जो मैंने कह दिया। खामोशी केस में यही अज्यूम कर लेना, वो लिख रहा तो यही कहना चाह रहा होगा ना, ज़रा चेक करें इसको, ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। इसलिए मैंने कहा सवाल खामोश भी हो तो अज्यूम यही करना। वैसे सवाल खामोश नहीं होने लगा, अगर ये पूछेगा तो बता देगा, लेकिन लेट से खामोश हो भी जाता है तो भाई वो इसीलिए लिख रहा होगा ना कि ज़रा मैं चेक करूँ ये आता ही नहीं, तो फिर अज्यूम करना है कि ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो लिख देना ये करने के बाद। ठीक है, लेकिन अब तो सवाल चीख चीख के बोल रहा है ना, खामोशी केस में फिर ऐसे आप लिख सकते हो, खामोश ना हो तो फिर सवाल की बात माननी पड़ती है। तो सेकंड पॉइंट में सवाल क्या कहता है जी? सवाल कहता है बबलू नॉट ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वैक्यूम क्लीनर। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं इसी एंट्री को बदल रहा हूँ। अब ये एंट्री अगर इसकी हो तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर तो 150 ही होनी है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे 150। सिंपल सी बात, ये वो दूसरा पैरा था। ठीक है, देख लें, बड़ी सादा सी बात है कि एक ये है कि उसको सिर्फ 150 के शेयर्स मिले, और एक ये है साथ वैक्यूम क्लीनर भी मिला। तो पहले केस में उसने 158 कमाए, 150 के शेयर्स, 8 का वैक्यूम क्लीनर, कैश कोई नहीं आया, सारा ही नॉन कैश था। दूसरे केस में वैक्यूम क्लीनर नहीं मिला तो फिर उसने 150 कमाया। जी बोले भाई। बेटा ये अब उसकी मर्जी है, डेप्रीशिएट कर दे पीपीई के तौर पे, उसको रिकॉर्ड करे, वो उस एसिड को कॉस्ट बनाने की, एक्सपेंस बनाने की बात कर रहे हो आप। मैं फिलहाल तो उस एसिड को खरीदने की बात कर रहा हूँ। जब आपने वैक्यूम क्लीनर खरीदना, अगर ये बबलू ने वैक्यूम क्लीनर खरीदना था तो उसने वैक्यूम क्लीनर फिक्स एसिड को डेबिट करके कैश क्रेडिट करना था ना। वो कैश क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि वो आज रेवेन्यू क्रेडिट हुआ। फिलहाल तो कहानी यहाँ पे खड़ी हुई है और मैं तो इसकी लड़ाई कर रहा हूँ। तो ये रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू कमा लिया उसने, वो मिल गया उसको वैक्यूम क्लीनर। अब वैक्यूम क्लीनर को उसने दिया, मैं जी अगले 5 साल इस्तेमाल करूंगा, तो वैक्यूम क्लीनर वाला फिक्स एसेट फिर 5 साल में डेप्रिशिएट करता रहे, रेवेन्यू से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, अगर 2 साल तक मिलना है तो फिर अभी 0 कर लो, जब मिलेगा उस दिन फेयर वैल्यू लगा के उस दिन फिर ले लेंगे, उस दिन पे भी वो कमा लिया उसी, हाँ वो फिर उस वक्त कर लेंगे। यार वो ऑब्टेन कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया ना उसने, ऑब्टेन कर लिया, यही तो कह रहा हूं। अगर नहीं करेगा तो फिर तो ये सीन है, फिर तो ये सीन है। तो आप जो बात कर रहे हो जी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल बाद उन्हें कहा मिलेगा, पहले करके तो हम रख लेंगे, तो फिर कंट्रोल तो ट्रांसफर नहीं ना कर रहे। हो गया, हो सकता है बेटा, ये काम उसको ये काम करने के लिए वैक्यूम क्लीनर हमने दे दिया, क्लीनिंग सर्विसेज देने के लिए कॉलेज में फॉर 1 मंथ हमने उसको वैक्यूम क्लीनर दे दिया फैसिलिटेट करने के लिए, और उसको कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया। बस अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करे भाई, पहले दिन ही करे, क्यों ना करे पहले दिन। ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? 1 महीना सर्विसेज देना, और हमने पहले भी बात की है 1 हफ्ता सर्विस देने के बाद उसको हमने शेयर्स दिए थे, तो 1 महीना सर्विसेज देने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर चुका है ना, तो अभी भी बेचारा रेवेन्यू ना बनाए, बना लेने दो यार, उसको दे दिया हमने उसको, यार चल तू रख ले काम से खुश होकर। जो उन्होंने कहा कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, मैंने नहीं कहा, स्टैंडर्ड ने कहा अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, अगर नहीं हुआ तो भाई फिर तो ये है ना, फिर तो कोई रेवेन्यू नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये काम के लिए ले लो, वापस यहीं छोड़ जाया करो, कहीं और लेकर नहीं जा सकते, तुम्हारा नहीं है हमारा ही है, लेकिन फैसिलिटेट कर रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वही कह रहे हैं। ओके सर, ये वैसे बोलता है ना बबलू, तो सा टेंशन हो जाती है मुझे, चलो भाई। अच्छा जी, अब आते हैं हम, सफा तो इतना सही था।
जी बच्चों, ये एग्जांपल्स पढ़ी हैं आपने, ये बहुत सिंपल सी थी। पढ़ें, एग्जाम्पल 1 पढ़ें। जी ये पेज नंबर 349। टू अभी रहने दो, शुक्र है आपने नहीं पढ़ी। 3 कर लेते हैं, पढ़ लें ज़रा। ये बात मैंने पढ़ाई थी, ज़रा रिवाइज कर लें, क्योंकि अब इसको अप्लाई करना है, इसको फिर आगे बढ़ाना है। इसमें फिर अब हम इसकी एंट्रीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, यू मैन्युफैक्चर्ड मिशावरी चप्पल इन पिशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000। यू ऑल्सो पेड बाटा 6,000 फॉर शेल टू बी इंस्टॉल्ड एट बाटा फॉर डिस्प्ले ऑफ दीज शूज़। व्हाट इज़ योर रेवेन्यू। तो हमने यूँ कहा था कि ये सेलर है और ये बाटा है। बाटा ने सेलर को दिया 30,000, जबकि सेलर ने भी बाटा को पे किया 6,000। तो ये 6,000 जो है ना बच्चों, ये 6,000 रेवेन्यू को खा जाया करेगा, बस ये याद रख लें। ये 6,000 रेवेन्यू को, यही पढ़ के आए हैं ना, ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट करो जो कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है। सेलर ने कस्टमर को 6 दिए, तो ये रेवेन्यू को खा गया। अब नेट में उसका क्या रेवेन्यू है, 30। वो कहेगा 30 कमाया मैंने, नहीं भाई, तुमने 30 कमाने के लिए 6 दिया भी है तो 24 ही कमाया, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में बोली थी 3 में। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर एंटरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट विद मेट्रो कैश एंड कैरी। Metro commits to buy at least 20 million for items over next 12 months. The terms of contract require cloth manufacturer to make a payment of 1 million to Metro to compensate Metro for changes that it will need to make to its retail store to accommodate the products in shelves. How much revenue should it be recorded? तो 20 million आना है और 1 million चला गया है, तो नेट में कहानी यहाँ से शुरू करनी है, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस इसको लेंगे और जाहिर सी बात है फिर ये ट्रांजैक्शन प्राइस में से निकल गया 1 मिलियन, तो रेवेन्यू में से भी निकल ही गया, क्योंकि रेवेन्यू तो हम उसी से ही निकालते हैं जो रेवेन्यू तैयार करके रखते हैं, ठीक है। चलो पास पेपर में इस कॉन्सेप्ट को करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ना पास पेपर करने ही लगे हम। चाय का दिल कर रहा है मेरा, नहीं कर रहा, मैंने पिया, लेकिन आप लोगों के साथ भी पी लूँगा। सब कह रहे हैं कहीं पे कोई ब्लास्ट हुआ, अल्लाह माफ़ करे। अब ये शुरू हो जाना है, अजीब ड्रामा है। पास पेपर 9 का बी ओपन करें। जी पेज नंबर आप खुद ढूंढ लेना, 397। जी जिसका ए पार्ट हमने कर लिया था, बी को ज़रा पढ़ें। पेज 396 पॉइंट बी, कुशान कंस्ट्रक्शन। अगर आज एक लेक्चर होता तो ये होमवर्क में होता, लेकिन चूंकि 2 हैं तो अब मैं होमवर्क अगले लेक्चर का डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो चलो अब आपकी किस्मत अच्छी है, आज पढ़ें, इसको सॉल्व करते हैं। इसको पढ़ें ज़रा अपनी किताबों से, मैं एक और चीज़ देख लूँ ज़रा फटाफट।
अच्छा जी, इसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड होने की बातें हो रही हैं। अच्छा, ऑन यकम अक्टूबर 18 कुशान कंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर 50 मिलियन। अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल करके आ रहे हैं सरासिर वाली 8,000 वाली, ये 8,000 आ गया वो जो था, ठीक है। एंड अ बोनस ऑफ 10 मिलियन इफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 19। अच्छा जी, टिल 30 जून 19 कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 30 जून 19 एंड 20 इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। यानी लेट से ये हमारा प्लॉट है, ठीक है, कुशान वाले सेलर हैं और कुशान वाले इधर काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है वैसे वैसे हमें पीओ ट्रांसफ़र हो रही है, हमारी पीओ सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जितना घर बन जाएगा उसको जिस वक्त भी किक आउट कर दें, वो घर बना हुआ है, बाद में किसी और को लाके काम शुरू करा लें। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, मुझे पिछले क्लास में बात की थी। तो यकम अक्टूबर 18 पे कुशान ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 50 मिलियन का, बोनस मिलेगा 10 अगर 31 दिसंबर 19 तक ये काम हो जाए। 30 जून 19 है और 30 जून 20 है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट किस दिन स्टार्ट हो रहा है जी? ये ओए हो 18 में इधर कहीं यकम जुलाई 18 अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ कहीं स्टार्ट हो रहा है जी कॉन्ट्रैक्ट। और वो कह रहा है अगर 31 दिसंबर 19 तक यहाँ कहीं जाकर 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे जाके ख़त्म कर लो ना अगर, तो 10 मिलियन और भी दिया जाएगा। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारे साल से आगे निकल गया है, 2 साल दरमियान में हमारे पड़ रहे हैं और ये 2 साल का अलग अलग रेवेन्यू, और कह रहा है जी ये ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है ऑब्लिगेशन। मैं कहा मारे गए भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, कह रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ओके, नाउ बीच में बस ये साल का मसला ना आता ना। अच्छा चलें कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ते हैं। टिल 30 जून 19 KCL expected that the building will be completed within time at a total cost of 40 million। जी बच्चों, 40 मिलियन टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड है कि 40 मिलियन की टोटल कॉस्ट इनकर होगी और कंप्लीट हो जाएगी इन टाइम। इसका मतलब वो 10 मिलियन के ऊपर भी आंख रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हाउएवर ड्यू टू बुरा मौसम, अगला फिलहाल रोक देते हैं, चलो पढ़। हाउएवर ड्यू टू बैड वेदर एंड टाइम इन्वॉल्व रेगुलेटरी अप्रूवल्स द बिल्डिंग वाज कंप्लीट ऑन 28 फरवरी। लेट हो गया जी काम। एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 42 एक्सपेक्टेशंस ऊपर, ऑफ विच 26 वाज इनकर टिल, ये तो अगले साल का उतारा है। इसका मतलब हम अगर इसको छुपा दें तो हमारा पहला साल सर सकता है, यानी काम चल सकता है। आखिर वाला क्या है? अच्छा, कॉस्ट वही है, बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑफ विच 26 मिलियन वाज इनकर टिल। अच्छा, अब मुझे बताओ 30 जून 19 पे खड़े होकर उसको ख्वाब आया है कि आगे मौसम ख़राब होगा और रेगुलेटरी अप्रूवल्स में टाइम लगेगा इसलिए लेट होगी बिल्डिंग, तो फिर वो 50 को ले या 50 जमा 10 60 को ले? वो 50 जमा 10 60 दोनों को रेवेन्यू में लेना चाहेगा। वो अलग बात है कि अगली बात मैंने आपको पढ़ा दी माजरत, जिसकी वजह से आपको अब पता लग गया है कि अब अगले साल ये मिलने नहीं है। लेकिन 30 जून तक तो नहीं पता था ना कि मौसम ख़राब होगा, इतनी बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी, इतना पानी आएगा, ज़्यादा बारिशें होंगी, ज़्यादा पानी आएगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाएगा। खैर
तो 30 जून तक उनकी एक्सपेक्टेशन है कि टोटल कॉस्ट 40 है और 30 जून 19 तक लगी थी 26। ठीक है, चलो ये वही वाला हिसाब किताब कोशिश करेंगे। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। पास पेपर कौन सा है जी? 9 का पार्ट बी जी बच्चों। इस वक्त मैं पार्ट बी में पार्ट 1 कर रहा हूं। ठीक है, तो बी का 1 मांगा है उसने नेट प्रॉफिट। क्या कहा है उसने? कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड। इधर देखो जी, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिख दूं आज आपके लिए जरा वैसे ही। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एक ही बात है ना। ठीक है, तो रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल यही, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल यही होता था, कोई नई बात नहीं लिखी। ठीक है, अच्छा अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसके लिए बेसिस क्या रखनी है? कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो पता हो, लेकिन पहले हमने ये डिसाइड कर लिया ज़रूर कि जगह थोड़ी तंग कर ना लें, इसको इधर ले आए, आगे ब्रैकेट में काम हो जाए। लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन इसकी हालत कोई नहीं बेचारे की जी। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना कितना है ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं, 50 जमा 10 60। तो डायरेक्ट 60 लिखने की बजाय हमने 50 जमा 10 लिखा एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि हमने क्या किया है, वेरिएबल कंसीडरेशन को कंसिडर किया है, इंसेंटिव को, बोनस को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, बारिशें तो अगले साल आई हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसके आगे परसेंटेज लगानी थी, तो आप सोच में पड़ गए कि कोई ना कोई बेसिस तो हो। तो सवाल में जाकर देखा तो सवाल में कॉस्ट्स वगैरह नजर आ रही है, ना कोई माइलस्टोन अचीव नजर आ रहा है जी, 5 मंजिलों में से 2 बन गई हैं, ना कोई सर्वेयर आके सर्वे कर रहा है, ना कोई लेबर आवर्स हैं, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, टोटल कॉस्ट जितनी इनकर हो गई और जितनी अभी होना बाकी है। तो हम यहां पर जो प्रॉफिट निकालना चाह रहे थे वो प्रॉफिट 1 मिनट में निकल आए अगर हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का पता लग जाए। ठीक है जी, तो यहां पर हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मौजूद है 26 बिलियन और टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड मौजूद है 40। बेटा वो 42 का अभी 30 जून पे खड़े होकर उसको पता नहीं है, जो पता है उसी की बात करेंगे। ठीक है ना, तो हमने यहां पे कहा जी 26 इनकर्ड टिल डेट और 40 टू बी इनकर्ड इनटू 160। यहीं पे लिख लो, सवाल का सही बन जाएगा ये भी। तो कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या आ रही है जी? 65%। तो सुकून से 65% लिखो, कितना आता है? 39। अच्छा, इधर बेशक आप आंखें बंद करके 26 लिख लो, नहीं लिखना, दिल कर रहा है कि सेम ऐसे नजर आए तो लिखो फिर 40 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू थी तो 65% हो गया, तो फिर 65% इनकर हो गई है, तो 26 ही बनना है। और 26 ये 65% इसी 26 और 40 से तो निकाला है। तो ना लिखो, बिल्कुल सही है, 65 26 चुप करके लिख लो, इसी से तो निकला था। 26 और 40 से तो 65% निकला था, तो फिर 40 से 65% लगाएंगे तो 26 ही आना है। और ठीक है, लेकिन लिखना है कंसिस्टेंसी के लिए कि जी ये देखें रेवेन्यू, ये देखें कॉस्ट, तो लगा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपका दिल जैसे करे। ओके, अच्छा अगला साल आया, हाँ प्रॉफिट निकाल दें। 13 रुपये का प्रॉफिट आ गया जी। ओके, ये आ गया जी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अगले साल में आते हैं जी। अगले साल में रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। अब कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है जी?
खुदा का नाम लो 65%, प्रोजेक्ट तो 100% कंप्लीट हो गया इस पीरियड में। ठीक है, इधर देखो अब पढ़ते हैं। माना कि जो उसने बोनस मिलने की डेट थी 31 दिसंबर 19, उसकी बजाय, उसको तो नहीं पूरा कर सका वो, लेकिन उसकी बजाय वो किस दिन जी, टिल 30 जून 19 वो सब कुछ कह रहा था जी ओके होगा, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर टाइम इन्वॉल्व रेगुलेटरी अप्रूवल्स द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी। लेकिन हमारे साल में यहाँ पे कंप्लीट हो तो गया, हमारे साल में कंप्लीट हो गया ना साल में, तो फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी लेनी चाहिए जी? मैंने कहा तो लेनी नहीं चाहिए 100% हो गया ना, क्यों ले, मतलब 100% हो गया, लिखना है तो लिख लो बेशक, खामखा कैलकुलेशन करनी है तो भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था? 60 ना, 60 ना, 50 रिकॉर्ड करना था। ये है टोटल टू बी रिकॉर्डेड, और एज ऑन कितना रिकॉर्ड हो चुका है? 39। तो मजीद कितना रिकॉर्ड कर लेंगे? 11। लेकिन सर मेरी बात सुनाए ये 39 तो 60 के हिसाब से, ये 39 60 के हिसाब से ही है, 10 बीच में से गायब कर दो। टोटल मैंने यही तो कर लिया ना काम कि टोटल 50 रिकॉर्ड करना था, तो 39 हो गया, तो बाकी 11 करोगे तो टोटल 50 रिकॉर्ड हुआ ना भाई। 39 से 11 कितना होता है? 50 ही होता है ना यार, ओ टोटल कॉस्ट 42 हो गई है, यही लिखा हुआ है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है जी? एट अ टोटल कॉस्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 42, जिसमें से 26 19 में हो गई थी, तो 42 में से 26 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 16 आ गया, तो इस साल में क्या आ गया? 5 का लॉस आ गया। तो बहरहाल हमने 2 साल में टोटल देखा जाए तो 8 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर ही लिया है, ठीक है ना। और ये चेंज इन एस्टीमेट है बच्चों, पिछले साल को जाके सही नहीं करेंगे जब यहाँ पे लेट हो गए। जिस दिन 31 दिसंबर 19 गुजरा तो चलो जी, चलो वापस चलो, आइए सेठ को ले आओ, चलो जी पिछला साल सही करें। सर ने कहा अल्लाह के बंदो एस्टीमेट चेंज है, आगे बस सही कर लो। पिछले साल थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो इस साल कम कर लो, बस कोई मसला नहीं, एस्टीमेशन दी हो जाती है गड़बड़। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100% हो गई है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी लिखने की, क्योंकि उसने खुद कह दिया था प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, वैसे भी सर इसमें परसेंटेज का कुछ करना ही नहीं था इस साल में, 20 में जी वही कह रहा हूँ मैं, क्यों नहीं करना था, क्योंकि कंप्लीट हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट, इस बार हमारे प्लॉट में नहीं काम कर रहा, इस बार तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी है एट अ पॉइंट इन टाइम। अब सवाल कह रहा है, ऐसे नहीं उसने सिर्फ एक नंबर रखा हुआ, इसका सवाल कह रहा है जी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा एट अ पॉइंट इन टाइम, मतलब जिस दिन ट्रांसफ़र करेगा घर वो, तो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन करेगा, तो वो है 28 फरवरी 20, 28 फरवरी 20। इसका मतलब यहाँ पे जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। तो फिर पहले साल में कोई शय नहीं है, कितना रेवेन्यू? कोई नहीं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो बता दो फिर, जब रेवेन्यू कोई नहीं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी कोई नहीं, और प्रॉफिट भी कोई नहीं, यानी कि पहले साल में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ओवर टाइम तो है नहीं कि जितना काम हुआ खड़ा है उतना रिकॉर्ड कर लें, ये ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। ठीक है, ये तो जी जो कॉस्ट इनकर हुई है एंट्रीज में समझाता हूँ, वो हमारी कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये मैं अपना फिक्स एसेट नहीं बना रहा, पीपीई नहीं बना रहा, बेचने के लिए घर बना रहा हूँ या बेचने के लिए फर्नीचर बना रहा हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस भी तो पड़ा होता था इन्वेंट्री का, तो ये वो एसेट बनाएंगे, टेंशन न लें। एसेट जो कॉस्ट इनकर हो गई है, जितना घर बन गया है वो हमारा एसेट है अभी, लेकिन अब वो आपने दीवारें बनाई हुई हैं, अभी छत भी नहीं पड़ी है, तो क्या वो आगे रहने लग गया? आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, घर पूरा बनेगा तो कंट्रोल, अभी वो इन प्रोसेस है, आपकी इन्वेंट्री है, वो बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे। अभी ना टेंशन लो, अभी तो बिस्मिल्लाह की है ना, अभी तो पहला सवाल इस तरह का आया है, अभी आगे 1 2 और करते हैं, उसमें फिर आगे जाके एंट्रीज भी कर लेंगे। ठीक है जी, अब इस साल में आओगे रेवेन्यू
करें तो 50। रेवेन्यू पूरा 50। यस सर। कोई एस्टीमेट कोई नहीं था हमने लगाया हुआ, बस यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर सामने आ गई है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 42। रेवेन्यू कितना? 42। 42। 8 आ गया। तो बात वही है जी, 8 का प्रॉफिट ही रिकॉर्ड किया है ना। पिछले सिनेरियो के अंदर 2 साल में फैला दिया, ओवर टाइम कह रहे थे जी परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे इन टाइम है तो फिर एक ही दफ़ा हुआ रिकॉर्ड। तो ये हमारा 9 का बी था। कंप्यूट करने का कहा उसने, प्रॉफिट एंट्रीज का नहीं कहा। आसान था ना, ये कॉन्सेप्ट भी आसान ही है। IFRS 15 में अभी तक कुछ मुश्किल मिला है सिर्फ आपके ये आपका एटीट्यूड जो आपको ले आता है। चाय पियोगे इसी खुशी में? जूस पीना है तुमने? क्या कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं वाला भी है आज। अच्छा चलें जी, ज़रा हाथ खड़ा करें जिन्होंने चाय नहीं पीनी। हाँ जूस मिलेगा उनको, चाय नहीं पीनी हाथ खड़ा करें। जूस 2, जूस 3, बस। बाकी यार गिन लो चाय, इसको भी पिलाओ नहीं भी पिएगा तो। कुछ और बता दो, कॉफ़ी शॉफ़ी पीने, पानी पिलाएं तुम्हें पानी। मुझे पानी का पहले कहा जाए उसको, सावल को अपना ही घर समझो। शाम की क्लास ऐसी ही होती है, आपके नाम है। सीटियां ना मारो बस, मेहरबानी ताड़ी। ये ज़रा इधर देखें जी, पेज 364 पे ज़रा आए ना। ये सवाल कर दें लेकिन ये सलूशन बच्चों गलत है। गलत इसलिए है, आपको पता है कोई 1 महीना पहले ही ICAP ने एक और चेंज की है, और ICAP ने वो कुछ चीज़ निकाली है, उसका नाम नहीं लेता मैं, ठीक है ना। वो चीज़ जब उसने निकाल दी है सिलेबस में से, तो उसकी वजह से अब वर्किंग इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस तरह से करने की ज़रूरत है जैसे करा दिया अभी आपको, ठीक है। तो इस सारे सोल्यूशन को आप इग्नोर करें। बेसिकली तो ये फिगर्स आनी चाहिए आपके आंसर में। पेज मैंने बताया है जी, पेज 364, 330 और 248, उसके बाद 375 और 203। सिर्फ ये 2 फिगर्स आपने देखनी है, बाकी ये सारा कुछ देखा तो फिर गए, फिर कख ना समझ आया। इसलिए सारी वर्किंग इग्नोर करें। जैसे मैंने कुशान वाला सवाल अभी करवाया, ये भी कुशान वाला सवाल है, ये भी आप करें, बस फिगर्स चेंज हैं, जल्दी करें शाबाश। तो इसलिए एंड पे सिर्फ सोल्यूशन अगर किसी ने नज़र डालनी भी, वैसे तो मेरी ये चाहत है कि आप नीचे ना देखें और ये सवाल आपके सामने, और मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ अभी, जल्दी कर लें। टेस्ट आ गया जी आपका, जल्दी करें। अच्छी बात है ना, वही लग रहा है तुम्हें। हमें टाइम पास भी तो करना है ना मैंने, तब तक मैं ज़रा भाई ये बोर्ड भी मिटाना है, कोई एक बच्चा मिटा दो, मेरे पास नहीं है डस्टर। आप इस सवाल को इस नीयत से करें आप कि इसकी एंट्रीज भी मैं करवाऊंगा, ताकि वो जो 1-2 भाई जो कह रहे थे वो मसले मसाइल भी हल हों। आप ज़रा ध्यान से करो, फिगर्स दोनों साल का कर डालो ये काम। एंट्री सिर्फ पहले साल की करेंगे, वैसे तो ICAP ने शायद वो भी अभी नहीं मांगी, लेकिन अगर मांग भी ले तो पहले साल की ही मांगेगा, तो इसलिए एंट्रीज पहले साल की करवा देता हूँ बस।
जी बच्चों शुरू करें कहानी। एक मिनट है। चल अब मिल के पढ़ते हैं ना यार, इतना टाइम भी तो नहीं ना होता। ऑन एकम जनवरी 21 कुशान कंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर 1000 रुपये, मिलियन रुपए, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2021। अच्छा जी, टिल 30 जून 21 ईयर एंड है हमारा पहला। KCL expected that building will be completed within time at a total cost of 400 मिलियन, ठीक है जी, कि टोटल 400 मिलियन कॉस्ट के ऊपर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। इनिशियल टोटल एक्सपेक्टेशन है ये, ठीक है, इनिशियल टोटल एक्सपेक्टेशन है कंप्लीट होने की कॉस्ट की, ठीक है जी, और रेवेन्यू भी 1000 है। ये ले जाओ भाई, एक और ग्लास लेके थोड़ी देर में फिर रख देना जब फ्री होना। अच्छा जी, आगे कहता है, आगे जो कहता है वो तो बात की बात है ना। 21 की कहानी तो अब आपको समझ लग गई, बिल्डिंग कंप्लीट लेट हुई है, ठीक है, बस मुझे तो ये पता होना चाहिए कि 250 मिलियन इनकर हुआ है 30 जून 21 तक। और आगे दो ऑप्शन है ना, इसलिए दूसरा भी मैंने छुपा दिया और ऑप्शन बी भी छुपा दिया। सॉरी, मैं पहले ऑप्शन ए छुपा देता हूँ, जाके जो करके आए ना ज़रा फटाफट पहले वो कर ले, ठीक है। चलो जी बच्चों, और भी एक दो मार्कर उठा ले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 2, पेज नंबर, बस बाकी आपको पता है। अच्छा जी, KCL, हाँ जी, रख दो बेटा उधर जी। नंबर जरा किताब ही सामने रख लो, मैं देख लेता हूँ भाई, ठीक है जी। बी पार्ट है, ठीक है, बी पार्ट पहले कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बी पार्ट। उसने क्या कहा है जी? कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड इन, तो कंप्यूट करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, फिलहाल 21, ठीक हो गया जी। रेवेन्यू लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? जो लफ्ज वहां लिखा हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखता तो मैं नेट लिख देता, ग्रॉस लिखता तो मैं ग्रॉस लिख देता, मैंने प्रॉफिट लिखा, मैंने भी प्रॉफिट लिख दिया। अच्छा जी, अब अगला काम क्या है जी? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं जी। अब रिक्वायर्ड है कंप्यूट प्रॉफिट यूजिंग इनपुट मेथड। इनपुट मेथड के इस वक्त कुशान का क्या लग रहा है, कुशान की कॉस्ट इनकर हो रही है, उसका डाटा ही गिवन है। वो कह रहा है KCL एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 400 मिलियन, आउट ऑफ विच 250 इज इनकर्ड टिल 30 जून 2021, ठीक है। तो 250 लग चुका है, एक्सपेक्टेड टोटल 400 है, इंटू 100, आंसर इज, बोलो, 62.5%, ठीक है। आगे वो कह रहा है 30 जून 21 तक कि बन जाएगी टाइम में, इसलिए, लेकिन कहीं पे कोई दिया हुआ है उन्होंने बोनस? चलो फिर तो खैर टाइम पे बने या ना बने हमें कोई उससे मसला नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो 1000 का कितने परसेंट करोगे जी? 62.5% जी, कितना आता है? हाँ, 625। और कॉस्ट कितनी है टोटल? इसका 62.5 करो तो वही 250 आता है। ओके हो गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 375। यहाँ पे वो भाई किधर गए, इसका सवाल था इन्वेंट्री में ज़्यादा लग जाए तो, कुछ ऐसा सवाल था ना। यहाँ कोई मसला नहीं है जी, जितनी कॉस्ट इनकर की
उतनी ही, लेकिन एंट्रीज करेंगे तो मैं एक एडिशनल एंट्री अब करूंगा सही बाहर आ, ठीक है ना। पहले साल की एंट्री करनी है, इधर जगह छोड़ देते हैं और अगला साल में थोड़ा सा आज दूर करके कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला साल आया इस बी पार्ट का, फॉर द ईयर एंडेड। दूसरे साल की मैंने एंट्री नहीं करनी, इसलिए ज़रा दूसरा साल मैं दूर ले आया। यहाँ पे मैं पहले साल की एंट्रीज आपको दोनों पार्ट्स की करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी पहले साल की एंट्रीज भी ICAP ने नहीं मांगी है, मांगेगा भी सही तो मेरे ख्याल में इससे आगे नहीं जाने लगा, ठीक है जी। बी पार्ट ही चल रहा है। बी पार्ट में रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड, हाँ बी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होने लगा है जी। रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए नहीं कहता कि आप वो कंफ्यूज करते होते हैं, तो बस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इसलिए कह देगा, ये जो ऊपर रेवेन्यू इसी की कॉस्ट, ठीक है, और प्रॉफिट आ जाएगा जी। जी बच्चों क्या कहते हैं, कहते हैं लेकिन अप्रूव ये बन गया 28 फरवरी को एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 422। अब रेवेन्यू असली वाला 100,000 ले लो, 100% आ गया, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू असल वाली अब 422। जो एस्टीमेट था बदल गया अब, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे जी 1000 अगर पूरा रिकॉर्ड कर लूँ तो उधर भी तो कुछ रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये है जितना टू बी रिकॉर्डेड था और जितना आज तक एज ऑन रिकॉर्ड हो चुका है। आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एज ऑन, वैसे ही ज़रा बताया जाता है आपको कि इस दिन तक कितना रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। तो इस दिन तक ऑलरेडी 625, तो फिर ये तो 1625 रिकॉर्ड कर जाएंगे अगर आप पूरा 1000 ले लें तो। ये पिछले सवाल में आपको मसला आ रहा था, ठीक है ना। तो जितना रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी 1000 तो टोटल है कॉन्ट्रैक्ट का, इधर फिर 1000 ले लिया कि जी 100% कंप्लीट हो गया, तो फिर तो 1600 रिकॉर्ड कर रहे हो, बात समझे हो। तो जितना रिकॉर्ड होना चाहिए था उसमें से 625 रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, तो मज़ीद 375 रिकॉर्ड कर लो। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी ऐसे ही है, टोटल कितनी है 422, जितना इसमें से रिकॉर्ड होना चाहिए था उसमें से कितना रिकॉर्ड हो गया 250, बताओ 172, तो प्रॉफिट कितना आ गया 203, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, सोल्यूशन चेक कर लो जी स्टूडेंट। हाँ हाँ सर वो वहाँ पे तो रेवेन्यू 10 को ऐड करके हमने निकाला था ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे हम उसको यार वहाँ पर तुमने हाँ किया था फिर मिटा दिया हमने, तुम उस वक्त हाँ ना करते तो सामने लिखा हुआ था। अपना रजिस्टर ओपन करो, देखो जो मर्जी करके आपने पहले साल का रेवेन्यू लिया, दूसरे साल में उसको ख़त्म कर दिया। पहले साल आपने 60 लेके कुछ % रिकॉर्ड कर लिया, अगले साल आप क्या कह रहे हो टोटल 50 होना चाहिए था, जितना हो गया वो 50 में से माइनस किया, तो बाकी जो रिमेनिंग 50 में से बचता है वही रिकॉर्ड हुआ ना। आप 2 साल का रेवेन्यू तो चेक करो टोटल करके, इसीलिए तो आमने सामने सवाल कर रहा हूँ। 2 साल का रेवेन्यू टोटल 50 ही बन रहा था, पिछले साल परसेंटेज लगाते हुए प्लस किया था, एस्टीमेट बदल गया तो ठीक है। अब 50 टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड होने, जिसमें से 39 हो चुका है, तो बाकी 11 मजीद रिकॉर्ड कर लो। ये तुमने पहले भी किया था। ओह उस वक्त भी लगी थी, मेहरबानी करो। ओह आ जाए जी इधर, एंट्री एंड पे करते हैं, इधर आ जाए, इधर अमीर भाई आप भी आ जाए। अच्छा जी, अब इनपुट मेथड को लुको दें और दूसरा मेथड है आउटपुट मेथड, जो कि सर्वेयर्स वर्क है, वर्क सर्टिफाइड मेथड। और वो सर्वेयर ने कहा है 30 जून 21 पर 55% काम हो चुका है। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ने हमें निकाल कर दे दी हुई है। बेहतरीन हो गया जी काम फिर तो। जी इनपुट, क्या सर्वे इनपुट है? क्या आपके उस इंजीनियर ने आके आपसे पूछा है कितनी कॉस्ट इनकर हो गई है?
वो बाहर खड़े होकर देख रहा है, अंदर जाके देख रहा है, ऐसे फर्श देख रहा है, दीवारें देख रहा है, छत देख रहा है, बाहर खड़े होकर चीज़ देख के कह रहा है 20% कंप्लीट हो गया। तो वो आउटपुट को देख रहा है जो बना है, इनपुट तो इनकर किया था ऑर्गेनाइजेशन ने भाई, ठीक है। भाई आज की क्लास का अब एक मसला है, बल्कि अब जो क्लासें भी एक्स्ट्रा होंगी उनका मसला होगा। अब कोई गुंजाइश नहीं है आपको छोड़ने की, अगर आज अपलोड हुई है तो आज सुननी पड़ेगी। मतलब कि अब कल अगर इसमें से कुछ यूज़ हो गया साथ तो फिर क्या करेंगे। पहले तो मैं अलग लेके चल रहा था, हम जी को लास्ट वीक है, अब ये लास्ट वीक के अंदर तो अब ऐसे ही है, तो रह भी यही गया, अब क्या आप साथ में लाएँ, तो जो रह गया वही पढ़ना है ना। इसलिए आप प्लीज़, इसके अंदर गुंजाइश नहीं होगी। मैंने इसीलिए कहा था IFRS 15 शाम को करना है हमने, ठीक है। कोशिश करूंगा कुछ इससे हट के बात हो, लेकिन मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहरहाल एक टॉपिक है ना, उसमें जब चल रहे हैं आप तो आगे जाके कोई ना कोई अड़ंगी यहाँ से पड़ी जाती है, ठीक है। तो फैला देना ये खबर, फैला देना ये खबर पूरे जान में। आज का लेक्चर लाजमी सुन के आए कल तक, ठीक है। ओके, नुमान को तो पता है ना जी, ए पार्ट अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो गई। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 पार्ट ए। बच्चों प्रॉफिट निकालना है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट। जी, अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें सवाल के अंदर उसने बता दी है, तो कुछ कैलकुलेट करने की बजाय बस वही लिख देंगे 55%। अब जी तो 1000 का 55%, इतनी प्रैक्टिस करे बंदा किसी भी काम की कि बस वो आदत सी बन जाए, ठीक है ना, मसला ही ना रहे, को छोटा मोटा था अभी तो जी। 550 कॉस्ट कितनी टोटल इनकर हो चुकी है, पता नहीं, पता है, पता है, पता नहीं है, पता तो है। टोटल इनकर कितनी हुई है 250, लेकिन मसला वही है, आपको याद है आप बहुत सारी चीज़ें खरीद कर, लेट से आपने 250 रुपये की इन्वेंट्री खरीद ली है, लेकिन अभी ज़रा बताना वैसे 400 का 55% कितना बनता है, 225, 20, 220। अच्छा आप सुनो सुनो, हाँ आपने आज 250 रुपये की चीज़ें खरीद ली, लेकिन अच्छा खरीदी तो क्या एंट्री पास की, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। अब बेची आपने 625 की 550 रुपये की चीज़ें, तो आपने एंट्री की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 550, साथ दूसरी एंट्री आई कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट, तो क्या पूरे 250 से कर दें भाई साहब। जितनी चीज़ें बिक जाती थी वो कॉस्ट ऑफ सेल, बाकी इन्वेंट्री बनती थी, वर्क इन प्रोसेस होगा, ये बात समझ रहे हो। तो आप एक्चुअल कॉस्ट की तरफ नहीं जा सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट बेशक 250 इनकर की है, लेकिन जब सर्वेयर कह रहा है 55% काम कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब आपने फिर शायद मटेरियल अभी लाकर रखा होगा, कुछ अभी जो है वो पैसे एडवांस में दिए, कुछ ऐसा किया हुआ है आपने। बहरहाल नहीं भी किया हुआ तो अब चूंकि बेसिस 55% उठा ली हैं, तो कॉस्ट भी 55% ही हो, वही उसूल रखना है, उसूल नहीं बदलना। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है 400, तो जैसे यहां पर टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाई थी, यहां पर भी टोटल एक्सपेक्टेड, वहां पे तो आपने मुझे नहीं कहा था कि 400 के ऊपर 400 बजाय आप 250 ले लें, तो यहाँ पता है क्यों कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट, ये इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बीच में आता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ इसलिए परेशान ना हो। उसूल सेम है, उसूल क्या है, एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट कितनी है 400, इस पर क्या लगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये किसी और बेस से निकली थी, ये किसी और बेस से निकली हुई, ये सर्वेयर देख के बताई है, बात तो वही है, उसूल तो वही रखना है। सेल पे भी यही, जैसे यहाँ पे सेल पे वही था, सेल पे 62%, तो कॉस्ट पे भी 62%, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितनी सेल उतनी कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे सेल पे भी 55%, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पे भी 55% जी। 220 प्रॉफिट 300, ठीक है। चलो अब अगला साल भी कर ही लेते हैं। वैसे इसको मैंने लिफ्ट नहीं करानी है एंट्रीज में कोई नहीं लिफ्ट करानी इसको मैंने, लेकिन चलो अभी तो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो इजाफी रिक्वायरमेंट है, वैसे ही सवाल से सवाल निकलता है, आपको पता है। तो फिर जब वो कॉस्ट ऑफ सेल वाली बात बच्चों के देन में आ रही है तो एंट्री करके समझ आएगी ना।
जी चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दिन में हम डाल लेंगे ये बात जी। ए पार्ट का अगला साल है, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, रेवेन्यू टोटल कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? 1000 जो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ। कितना हो चुका? 550, तो बाकी 450 मजीद रिकॉर्ड कर लें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? अब 422 एग्जैक्ट कितनी हो चुकी? अब बाकी हो जाएगी ना जो इन्वेंट्री में भी पड़ी हुई है। ठीक है जी, 202 प्रॉफिट। अच्छा बाय द वे 375 जमा 203 करो। 375 जमा 203 578 हो गया। प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 578। अच्छा 330 जमा 248 करो ज़रा, 578 ही है ना। तो मतलब बस थोड़ा सा आपका पैटर्न ही बदला है रिकॉर्ड करने का, रेवेन्यू और कॉस्ट अगर मेथड बदला है तो अल्टीमेटली आपने कितना 578 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। बस एक मेथड में पहले साल में कुछ ज़्यादा, दूसरे में कम था, दूसरे में पहले साल में कुछ कम हो गया, दूसरे में फिर उस हिसाब से थोड़ा बढ़ भी गया। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब चलते हैं एंट्रीज की तरफ। जी जर्नल एंट्रीज, खैर एंट्रीज मैं आती खींची। हाँ एक मिनट। अच्छा चलो पॉज करो। अच्छा जी, एंट्रीज की बात हो रही थी तो बहुत सिंपल एंट्रीज। सेल की एंट्री करवाओ, सेल की एंट्री करवाओ। डेटर डेबिट, कैश या डेटर जो भी कर लो, डेटर कर लो, कैश कर लो यार, ये लो कैश बस, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। वैसे पैसे आए थे, पता नहीं साथ साथ शायद दे भी रहा हो, ये बारे में सवाल खामोश है, कैश ही कर लो जी। 625 ठीक हो गया जी। और दूसरी एंट्री आपकी मनपसंद एंट्री, और ठहर जा जी, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 250 से। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इन्वेंट्री जो आपने क्रेडिट की है ये आई भी तो होगी कहीं से। जैसे आप बचपन में करते थे एंट्री, दुकानदार ने बोतल बेची 10 रुपए की, उसकी कॉस्ट थी 7 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो फिर पूछने वाले पूछते थे ये खरीदी कब थी? ये कुछ अर्सा पहले ही खरीदी थी, उस वक्त हमने एंट्री की थी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। ये कैश तो चला गया था, अब ये इन्वेंट्री पड़ी थी, ये आज ये चली गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल बन गई और ये सेल बन गई, कैश वापस आ गया और 3 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो ये जो तीसरी एंट्री ऊपर होनी है वो एंट्री भी तो करो भाई। जो आपने कॉस्ट इनकर कर दी इन्वेंट्री बनाकर, उसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट भी कर दिया, कॉस्ट बना लिया है, तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं पड़ी भी तो होगी ना। ठीक है, तो इसलिए एक एंट्री इनके ऊपर वाली होगी जो अभी तक हम नहीं सोच रहे थे, कभी सोचा नहीं करते थे। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, मटेरियल खरीदा, लेबर को पैसे दिए, ओवरहेड्स वगैरह खर्च किए। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था ये। इसके अंदर जितनी इन्वेंट्री आई थी वो सारी की सारी बिक गई। हाँ बोल भाई बोल आई ने बोल, मुझे बता। छोड़ यार तो बात, सादा बात। 250 रुपए की ये पेप्सी की बोतल खरीदी है तुमने, तुम दुकानदार हो, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट हो गया तुम्हारा, तुम्हारी इन्वेंट्री में आ गई। अब ये तुमने इसको बेच दी 625 की, 625 की एंट्री करोगे कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन वो जो इन्वेंट्री में पड़ी उसको निकालोगे नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट वही एंट्री हुई है। तो मैंने आज एंट्री ये वाली बात में की है।
सर अगर सिंपल क्वेश्चन आया और जिक्र तो हम करेंगे ये ऊपर वाली एंट्री जो आपने की है? जी हाँ, कर देना। एंट्रीज मांगे तो, वैसे अभी तक एंट्रीज नहीं मांगी, सर मेरी तो इसलिए तो मैं इसकी एंट्रीज भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इसकी एंट्रीज छोड़ो, बस ये एंट्री समझ लो, नहीं आई अभी तक तो नहीं आई ना, आ गई तो यहाँ तक ही चला जाए शायद। नेक्स्ट, आसान है बहुत सर, आसान है तो ना करें, फिर छोड़ देते हैं। आसान है तो छोड़ दें सर, 15-20 नंबर का सवाल आ जाता है इसमें से, 15 से 18 का। अच्छा जी, नहीं सही, लो भैया दूसरे पार्ट के अंदर एंट्री सेल की बोलिए। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 550 से, और इस 220 की एंट्री फरमाइए। ये पुराने वाली एंट्री दोनों कर लेते हैं ना, जरा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 220 से। लेकिन कॉस्ट इनकर कितनी हो चुकी है, सवाल ने बताया था 250। सवाल ये टोटल कॉस्ट इनकर जो हो चुकी है असल में वो कितनी है, 250। लेकिन हमने तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाया सर्वेयर की बात को मानते हुए, तो सिर्फ 220 को कॉस्ट में फेंका है, जो यानी कि हम यूँ कह रहे हैं कि बिक गई है, तो बाकी फिर अभी इन्वेंट्री में होनी चाहिए ना। अब वो कैसे निकलेगी, छोड़ो इस बात को, पहले आप पहले वाली एंट्री पास कर लो। पहले वाली एंट्री क्या है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ जी, अभी दिखाता हूँ, बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 250, ठीक है जी। अब जो बैलेंस शीट होगी ना, बैलेंस शीट रेवेन्यू तो प्रॉफिट लॉस बन गया ना पीछे, ठीक है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में 250 आया था, 220 जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल बन गया, तो बाकी 30 इन्वेंट्री में पड़ा होगा। ये अगले पीरियड के अंदर ये 30 भी इसमें शामिल, इधर इसमें शामिल होगा, ये 30 भी और बाकी कॉस्ट भी, ठीक है। ये है पूरी कहानी, ओके। अगले साल को मत सोचो, ये थोड़ा सा ना एंट्री परेशान कर देती है कभी कभी, लेकिन इस तरह से एंड पे किया ना हमने, बाद में इसको किया तो समझ आ गई, ठीक है। इसको भाई ये रिक्वायरमेंट थी पिछले सवाल की, वो सवाल खत्म हो गया था, अब मैंने एक रिक्वायरमेंट ऐड की, सिर्फ पहले साल की एंट्रीज वो कर लो, दूसरे की ना करना, ओके। ओके है ये, ओके है, अच्छा। नोट करें जल्दी से। चौधरी साहब खैर है सब? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ले आए। तो भाई ज़रा आंसर देख लो, एंड पे आंसर देख लो बस। 2021 में पार्ट ए का 2021 का प्रॉफिट कितना है, पार्ट ए नीचे वाला है, 2021 का प्रॉफिट 330, 22 का 248। बाकी वर्किंग का ये फॉर्मेट नहीं रखना, मना कर दिया आपको। बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती थी, कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, वो आई के अपने निकाल दिया इस दफा महीना पहले, ठीक है, छोड़ दें इसको। अच्छा ये देख लें जी, बी पार्ट में पहले साल का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है 375 और दूसरे का 203, तो ये आंसर्स ठीक है हमारे, ओके। बस आंसर्स मैच हो गए, अब छोड़े। आंसर मैच कर रहे हैं, देख लें। अच्छा जी, अभी क्या किया हमने, पेज नंबर 364 वाली एग्जाम्पल हो गई जी, बोलें। ये लिखते रहा करें ज़रा, भाग दौड़। वैसे भाग दौड़ का मसला कोई नहीं, जब एंड होगा तो सारा स्टैंडर्ड पूरा हुआ होगा, फिर आप जहाँ से मर्जी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।
चलें जी, अब पेज 349 पे आएँ, एग्जाम्पल 4 देखें। पेज 349 पे एग्जाम्पल 4 देखें जल्दी से। ये कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैं देखने दें। हाँ जी बोलें यार। पेज ना वॉल्यूम 1 के आपके अंदर गिवन है, उसको देख के किसी वक्त कर लेना। आपने नहीं देखा वो अभी तक वैसे पेज, बाय द वे? अच्छा, किसी को भी नहीं बताया हमने, पता है, मतलब किताब तो देखी होगी, कम से कम ग्लॉसरी तो ओपन करके एक बार। वॉल्यूम 1 के अंदर बेटा है, वॉल्यूम 1 में पेज लगा हुआ है, उसको देखकर किसी वक्त कर लेना हाईलाइट। जो करने वाले हैं वो साथ साथ ओपन हो ही जाते थे, वो साथ साथ किताब में भी डाले हुए, लेकिन फिर भी आप जो पैरा उसमें लिखे हुए हैं थोड़े बहुत हैं, वो सारे हाईलाइट कर लेना और स्टिकी नोट्स लगा लेना कि फ़लाँ जगह ये स्टैंडर्ड पड़ा है, फ़लाँ जगह ये स्टैंडर्ड पड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, पेज 349 ओपन कर लें। एग्जाम्पल 4 है, जो हमने जाते जाते एंड पे थोड़ी सी बात की थी, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। इसमें हमने यूँ कहा था कि जी जो सेलर होता है नॉर्मली वो कस्टमर को कुछ नहीं पे किया करता। नॉर्म क्या है, कस्टमर ने चीज़ें खरीदी, कस्टमर ने सेलर को पे किया। लेट्स से 100 रुपया, तुम्हारी एग्जांपल ज़रा रिवाइज कर लेना, पिछली क्लास में थी, ओके। लेकिन कस्टमर को सेलर ने 10 रुपये दिए कि ज़रा मेरी प्रोडक्ट को ज़रा सेट करके रखना, सामने करके रखना, नई अलमारी लगा के रखना, ठीक है। तो फिर 10 रुपये जो सेलर ने कस्टमर को दिए, ये एडजस्ट किए जाएंगे ट्रांजैक्शन प्राइस में से, यानी ट्रांजैक्शन प्राइस 90 और फिर अल्टीमेटली रेवेन्यू 90 का रिकॉर्ड होगा। ये 10 रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस सवाल की एंट्रीज भी करेंगे, ज़रा पढ़ते हैं अब। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इससे पहले ना मैं इसकी आपको वैसे ये बात कर दूं कि ये सारा कुछ सेम ईयर में हो गया, यानी 1 साल था। अभी इस साल के अंदर ना जो नज़र आ रहा है मुझे, इस साल में सारी गुड्स डिलीवर नहीं हो रही ना, तो इसलिए इसकी एंट्री ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले फिर सिंपल वाली एंट्रीज पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या है, 100 मिलियन की चीज़ें बेची, 10 मिलियन उसको भी दे दिया, ज़रा यार सेट कर देना जगह, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कितने से करेंगे, 90 रुपये से। कैश डेबिट, हाँ जी, रेवेन्यू को खा जाएगा, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये 10 रुपया रेवेन्यू को खा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री पास नहीं हुई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। रिवाइज भी हो गया पिछले लेक्चर वाली बात, कुछ याद आया? ये तीसरी चीज़ पड़ी थी ना, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट to sell goods to customer that is a large global chain of retail stores. The customer commits to buy at least 15 million of the product during the year. कहते हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कस्टमर ने ये कमिटमेंट दी है कि 15 मिलियन की चीज़ें खरीदेगा। The contract also requires the entity to make a entity, ओ एंटिटी, सेलर लिख लिया करो, ये सेलर आपको कंफर्टेबल कर देता ज़रा, ठीक है ना। मैंने कुछ स्टार्ट में कह दिया था कि ये स्टैंडर्ड एंटिटी लफ्ज़ इस्तेमाल किसके लिए करता है, सेलर के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है जी कि द कंपनी रिक्वायर्स द सेलर टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 1.5 मिलियन टू कस्टमर एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यकम जनवरी 2008 फॉर चेंजेस इट नीड टू मेड टू इट शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट, ठीक है, सेलर्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसे है, यकम जनवरी 2008 पर, अब ये सवाल ना पिछला ख़त्म हो गया, ठीक है, ये एंट्री ऊपर वाले सवाल की थी, सिंपल वाले सवाल की, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम्पल 4 की एंट्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री होने जा रही है जी यकम जनवरी 2008, ऐसा ही है जी। इस दिन नॉन रिफंडेबल 1.5 मिलियन 15 लाख नॉन रिफंडेबल सेलर ने कस्टमर को दिया है।
अभी इंसेप्शन है, अभी कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। और यार जो जगह शगह बनाएगा तो हम डिलीवर करेंगे ना चीज़ें, हम अपने कपड़े तब देंगे जब शेल्फे लगाएगा। बात समझो ना थोड़ी सी, ठीक है। तो आज 15 लाख तो उसने पहले दे दिया। अब इस 15 लाख की कोई एंट्री सोच समझ के करवाओ, सोच विचार करके। कैश तो गया, तुम सोचते हो कैश तो गया, ऐसे तो सोच सकते हो फौरी तौर पे, पहले कैश को निकाला करो भाई। तुम सोचने पता नहीं क्या बैठ जाते हो, तुम डेबिट सोच रहे हो, पहले कैश तो निकालो। कैश कितना है जी? 1.5 निकल गया। अब रेवेन्यू डेबिट कर दें। रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है कि डेबिट कर दें? एसेट बनाना चाहिए। अब इस एसेट का नाम कुछ भी रख लो यार, कुछ भी रख लो, ठीक है। प्री पेमेंट कह दो, मैंने एक प्री पेमेंट कर दिया, ठीक है। प्री पेमेंट डेबिट कैश। जरा इधर आ जाओ तुम, चलो इधर ही पड़े रहो जी। 1.5 और कैश का, ये समझ आइए बात। क्योंकि आज हमने एक खर्चा कर दिया है जिस खर्चे ने हमें अभी फ़ायदा देना है, अभी फ़ायदा देना बाकी है। ऐसे जैसे किसी जगह का किराया एडवांस में दे दें तो जैसे जैसे वो जगह इस्तेमाल करेंगे वो एक्सपेंस करेंगे ना। पहले दिन तो प्री पेमेंट है, ऐसे समझो ये हमने उनकी जगह का किराया दिया उनको, लेकिन अभी हमने पूरा साल यहाँ पे चीज़ें रख के बेचनी है। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जगह के पैसे अभी हमने एडवांस दिए हैं, ठीक है, प्री पेमेंट। समझ आती है बात। अब क्या कहता है जी वो कहता है बाय 30 जून 2008। अब यकम जनवरी 2008 जो था ना, उस पर यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 30 जून 2008 इनका ईयर एंड होगा ना। तो बाय 30 जून 2008 कहीं लिखा हुआ ईयर एंड नहीं, तो बस वो बता रहा है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और 30 जून 2008 पे वो 6 महीने पे रोक कर कह रहा है। गड़बड़ करानी चाहता है ना, पता लगेगा क्या एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जी जर्नल एंट्रीज कर दो, लेकिन हम इसको ज़रा यूँ लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज कर दो ऑन 30 जून 2008 एंड, ताकि बात पूरी हो जाए। एंड नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, लिखा हुआ है कहीं पे तो लिख लो ना, मैंने लिख दिया। अच्छा नहीं तो ना लिखो, मैंने तो लिख दिया जर्नल एंट्री। अच्छा सुनो, अब सुनो लिखना बाद में। 30 जून आ गया जी, 30 जून आ गया, 30 जून वाले 30 जून वाले 30 जून वाले। सर शाम के 4 बजे हो तो आप भी ऐसे ही होते हैं जैसे हम ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी 7:30 से पढ़ा रहा होता हूँ जी। तो बाय 30 जून 2008 6 मिलियन की गुड्स हमने भेज दी। रेवेन्यू तो क्रेडिट होगा ना, क्योंकि 6 मिलियन की गुड्स का हमने ट्रांसफ़र कर दिया कंट्रोल। अब मैंने कहा था कि ये जो 1.5 मिलियन है दरअसल इसने रेवेन्यू को खाना है, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल मुझे एक बात बताओ कि आप रेवेन्यू कितनी, कैश तो डेबिट होना है, कैश तो अच्छा देखते हैं, ठीक है। हम सेलर हैं, सेलर, तो हमने कैश अब लेना है। ये बात समझो, हमने कैश लेना है और रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। मैं वैसे ज़रा एंट्री तो लिख लूँ, यानी कैश डेबिट हुआ करती थी और सेल रेवेन्यू क्रेडिट हुआ करता था, ऐसे ही है ना। अब आज कितने मिलियन की चीज़ें हम डिलीवर कर चुके हैं? 6 की। कितनी? 6 की। टोटल कितनी अभी रिमेनिंग है? 15 में से 6 गई तो बाकी 9 रिमेनिंग है। तो हम 6 मिलियन की गुड्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, पर एक मसला आता है। क्या समझ लग गई है? किसको? अरे 1.5 जो है 15 है टोटल, 15 है टोटल और 1.5 मिलियन है जो इसमें से माइनस होना है। अब बात समझें, अगर 15 2 टोटे होकर रिकॉर्ड हो रहा है तो इस 1.5 को भी 2 टोटे होकर खाना चाहिए रिस्पेक्टिव रेवेन्यू को, ठीक है। अब मसला क्या है? मसला है इसकी भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टाइप को चीज़ निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो जी 1.5 जो है ये टोटल खाना है इसने ऐसे रेवेन्यू को जो अभी 6 हुआ है और टोटल रेवेन्यू होना है 15, ठीक है। तो ये यहाँ पर करने की बजाय डायरेक्ट ही यहाँ पे कर लेते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है, सुने जी बोले, नहीं समझ आ रही? बोले क्या फिगर क्या आती है? 0.6। कैश कितना आएगा? 6। कैश कितना आएगा? 6। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है?
6 में से -0.6, उई -0.6, कोई बात समझ आती है थोड़ी बात। 6 का 1/10, अच्छा छोड़ो, नहीं समझ आ रही, जान दो कोई गल नहीं। रेवेन्यू ज़रा छोटा कर लूँ, सेल लिख दूँ, ज़रा जगह तंग है, ज़रा वर्किंग, चलो रेवेन्यू ज़रा स्मार्ट करके और लिखता हूँ। रेवेन्यू 6 की गुड्स भेजी हैं और 0.6 खिला दिया, ठीक है, कितना 5 और ये 0.6 अब कहाँ जाना है, ये वाली प्री पेमेंट को खाएगा, ठीक है जी, प्री पेमेंट। ओके हो गया। अब इसी तरह से जब 30 जून पर जाकर खड़े होंगे, 31 दिसंबर पे जाकर खड़े होंगे, ज़रा इधर हो जाए भाई, 0.6 31 दिसंबर 2008 पर जाकर खड़े होंगे, तो 31 दिसंबर पे रिमेनिंग 9 मिलियन की गुड्स भी हमने इनवॉइस कर दी। अब अगर बाकी भी इनवॉइस कर दी हैं तो कैश तो 9 मिलियन आ गया ना। देखो वो 100 पूरा देता है, हम 10 रुपये पकड़ाते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही उसने 15 मिलियन पूरा देना है, हम एडवांस 1.5 मिलियन दे चुके हैं उसको शेल्फें शुल्फें बनाने, ठीक है। तो कैश तो 9 आया, कैश पहले भी 6 पूरा आया था, कैश तो 9 आया, लेकिन रेवेन्यू में आपने निकालना है तो निकालने अलग, वैसे 0.6 निकला हुआ है। बहरहाल आपका दिल तो करेगा नहीं जी हमने फिर चेक करना है, तो 9/15 करेंगे तो ये 0.9 आएगा। 0.9 अब 1.5 में से 0.9 जो है ये रेवेन्यू को खाएगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का भी तो 9 आया ना। और बोलो, नहीं समझ आ रही? आगे समझ, अब आइए कहीं जाके, शक्ल अब सही हुई ना तुम्हारी जी। तो रेवेन्यू में से 9 के रेवेन्यू में से, वरना सिंपल बात थी, क्या थी, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, समझ आ रही है बेटा, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या है, कुछ कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर भी था, तो ये मैक्सिमम मुश्किल जो सिनेरियो बन सकता था वो बना लिया हमने, ठीक है। -0.9 आंसर इज 8.1। बाकी प्री पेमेंट को ख़त्म करो, अब कहानी ख़त्म हो गई है। प्री पेमेंट कितनी रह गई थी, तो 1.5 में से, चलो यार 0.9 डायरेक्टली लिख लो, नज़र आ रहा है, ठीक है, प्री पेमेंट को खिला दी। तो ये एंट्रीज हैं जी, इनको आप चेक कर लें। यानी अगर सारे का सारा एक ही साल में हो जाए काम तमाम, तो फिर तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। रेवेन्यू को जिस 10 ने खाना है वो सारे का सारा उसी साल में आ गया। यहाँ मसला ये हुआ कि दो अलग अलग टाइम्स के ऊपर, लेट्स से अगर ईयर एंड यहाँ आ जाए तो ये मामला चला है, दो अलग अलग टाइम्स के ऊपर रेवेन्यू बुक हुआ है, तो 15 मिलियन टोटल बुक इकट्ठा नहीं हुआ, तो उसको खाने वाली बला भी टोटल बुक नहीं हो सकती। ये भी 6 और 9 हुआ, तो वो डेट भी 0.6 और 0.9 होकर इसको खा रहा है, ठीक है। जिस दिन पैसे दे दिए उस दिन प्री पेमेंट नाम का कोई एसेट वगैरह रख लिया हमने, ओके। जी बच्चों, पेज 349 एग्जाम्पल 4 हो गई जी। 364 क्वेश्चन 2 कुशान हो गया। पास पेपर वाला, पास पेपर 8 ओपन करें, पास पेपर 8 त्रिचमीर पार्ट 2 396 पेज पर। इसको सवाल को पहले भी हमने कभी देखा है। पेज 396 क्वेश्चन नंबर 8 त्रिचमीर। हाँ जी, ये माउंटेन्स अभी भी हैं, होती थी, ये अभी भी हैं। पास पेपर 8 चित्राल वाली साइड पे 396 सफ़ा, पास पेपर 8 पॉइंट नंबर 2 ज़रा पढ़िएगा, कोई ज़रूरत पड़ी किसी एग्जाम्पल की तो मैं करवा दूंगा मज़ीद। TML एंटर्ड, पहले एंट्री ज़रा, ओ यार ये फिर करेक्टिंग एंट्रीज आ गई, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं। कॉन्सेप्ट हो तो फिर ये कोई मसला नहीं होती। मसला क्या है, ओरिजिनल एंट्री क्या होती है वो पता हो। TML entered into a contract to manufacture a specialized machine for Dhan Limited
एट अ प्राइस ऑफ 30 मिलियन। अच्छा जी। द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ओवर टाइम। एट द year end the machine was 60% complete and it was estimated that a further cost of 10 would be incurred. Cost of 15 million incurred till year end has been यार ये तो गलती है ना, इसको बाद में देखते हैं। ये सिर्फ पता होना चाहिए cost of 15 million is incurred till year end, ठीक है ना। अगली बात उसने क्या किया है has been, वो बाद में देखते हैं। और रिसीट 11 मिलियन की है, ये भी पता होना चाहिए गई कहाँ पे, ये बात की बात है, ठीक है। तो कैश कितना आ रहा है, और रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, टोटल का कुछ परसेंटेज उसने बता दिया। यार ये तो बहुत आसान सवाल है, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान सवाल है, इधर ही कर लेते हैं जी। मैं ना ऐसा करता हूँ, एक उसूल हम बना लेते हैं, जब भी कभी ये वाला सवाल आया करे ना, ये जो अभी हम कर के आए हैं ये सवाल, ज़रा बोर्ड के उस तरफ दिखाएं, वो भी लिख के रहें ताकि ये तीसरा ये कर लेते हैं। ये सवालों के अंदर जो उसने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया है, तो उससे हमने जो एंट्रीज बनाई हैं वही एंट्रीज असल में ये एंट्रीज हैं। तो अब उसूल ये बना लेते हैं कि जब भी कभी इस तरह से सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, परसेंट ऑफ कंप्लीशन वाला सवाल एडजस्टमेंट आएगी के तौर पे आएगा, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया करेंगे छोटा सा, 2 मिनट तो लगते हैं, उसके बाद एंट्री कुछ भी नहीं रह जाती। क्या ख्याल है, ठीक है। चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और क्या आ जाना है जी, प्रॉफिट। ये अभी करके है ना, ज़रा आदत वैसे ही पड़ जाती है, ठीक है ना। ये मेरी वर्किंग है, वर्किंग 1 मैंने कह दिया जी। अब सबसे पहले जी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात अगर करें तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सवाल ने खुद ही बताई हुई है, ये देखो। पहले कहता है जी TML एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर धन एट अ प्राइस ऑफ 30। ये तो है टोटल, वो सरासे वाली एग्जांपल का 1000, ठीक है। अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम, आहिस्ता आहिस्ता करना है। अच्छा, और एट द ईयर एंड मशीन इज, सुबहान अल्लाह, 60% कंप्लीट। ये उसने सर्वे खुद ही करके बता दिया, 60% कंप्लीट है। और इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। ये मैंने कहा था, वो जब स्टार्ट की थी ये बात, तो मैंने कहा था ऐसे भी आई कैप को फनकारी लगा सकता है, वो ये लगाई हुई थी, इसी जहन के तहत आपको वहाँ पे बताया था क्या कि कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है, 15 मिलियन, और एस्टिमेटेड है कि फर्दर कॉस्ट 10 मिलियन, सॉरी 15 मिलियन टिल ईयर एंड ये इनकर्ड है, और एस्टिमेटेड है कि 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। नहीं, टोटल 25 लेना है, यही कहा था कि 15/25 करेंगे, 15 जितनी इनकर्ड और टू बी इनकर्ड 25, इससे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, निकल सकती थी पर ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है, उसने एक परसेंटेज दे दिया हमें, जब वो परसेंटेज दे रहा है तो फिर हम खुद निकालने की तरफ क्यों जाएं, सिंपल, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल देखते हैं उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो 60% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सवाल ने हमें खुद ही बता दी है, हाईलाइटर से ना लिखना, मार्कर से लिखते हैं। अब रेवेन्यू टोटल कितना है, 30 मिलियन, 30 का 60% कितना है जी, 18 मिलियन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, अब कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट जो है वो, अच्छा अब 15 डायरेक्ट लिखो, या अगर बहुत ही तकलीफ है ना बच्चों तो 25 का 60% लो, कितना बनता है, वही 15 ही है इत्तेफाक से, तो मसला था ही कौन। अगर आप कॉस्ट से भी कंप्लीशन की परसेंटेज निकालते ना तो वो 60 ही निकलनी थी। तो इसलिए मैंने कहा जब दी हुई है तो वो यूज़ कर लो। स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना कौन सा मेथड लगाओ, तो फिर जो गिवन है वो कर लो, आसानी इसी में है, ठीक है। अच्छा लो जी, प्रॉफिट प्रूफिट को छोड़ो, बस एंट्रीज के लिए हमें, अच्छा लिख लो भाई 3 रुपये, वैसे मसला कोई नहीं है, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं थी, ज़रूरत तो थी इसकी। 18 की एंट्री कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन कैश तो 11 मिलियन का रिसीव हुआ है सिर्फ, और रेवेन्यू 18 मिलियन,
डेटर आएगा आज तो, डेटर आएगा आज तो, डेटर आएगा। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करे? 18 नजर आ रहा है इस प्रॉफिट एंड लॉस में। और सवाल ने बताया टिल डेट कितना कितना कैश रिसीव हो चुका है, 11। तो बाकी फिर डेटर में 7 रुपये बैलेंसिंग निकल आएगा इस एंट्री में। जरूरत नहीं बैलेंसिंग लिखने की, ज़बानी भी आ ही जाता है। और साथ ही आप इस 15 की एंट्री भी कर दें। इस 15 की एंट्री क्या आएगी जी? जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब जितनी चीज़ें बिकी हैं उन्हीं की कॉस्ट आ रही है, और वो कितनी है? 15। ठीक है जी। और मज़े की बात, ऊपर वाली एंट्री भी ऐसी ही है, याद है ना, सर्वे ऑफ कंप्लीशन, इसीलिए मैंने इसको अभी लिखा रहने दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे गिवन था सर्वे ऑफ कंप्लीशन, जब दोनों पे यही लगा था तो जितनी कॉस्ट थी वो सारी यही यूज हो, कॉस्ट की कंप्लीशन जितनी कॉस्ट लगी थी, सॉरी इसमें जितनी कॉस्ट लगी हुई है इसी को यूज करके भी 60% ही निकल रहा है ना। तो ये वाला केस बन गया था, जितनी इन्वेंट्री आई उतनी ही हमने कॉस्ट में फेंक दी थी। ठीक है ना, सही है। ये 15/25 से भी 60% ही निकलता है ना, अभी बताया आपको। ओके हाँ, तो पहली एंट्री भी जो ज़बरदस्ती फरमाएं तो इन्वेंट्री डेबिट बिल्कुल फरमाएं, पता होना चाहिए भैया। इन्वेंट्री डेबिट पता नहीं उसने क्या कुछ किया हुआ है 15 से। अब उसको बाद में देखते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया, ज़रा देख लो, कोई रह तो नहीं गया। अब ब्लैक हटाते हैं। ओ कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इंक्लूडेड टिल ईयर एंड हैज बीन incurred till year end has been included in closing inventory। अच्छा, ये तो था ना ओरिजिनल। और वो अच्छा, इसको रॉन्ग कहने की बजाय ना, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ बड़े हो जाए लिखने लग जाएं, हम इसको कह लेते हैं जी, ये क्या है जी, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट। मैं अब हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि रॉन्ग की बजाय ना ये लिख देना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रॉन्ग में फिर बच्चा सोचता है यार ये तो गलत है, अब गलती में कुछ सही तो हुआ होता है ना। तो एंट्री पास बाय अकाउंटेंट लिखकर हम यूँ कह दें कि जो उसने पास की उसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है उसको रहने दो, जो चीज़ गलत है वो उल्टा दो। तो ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट। ठीक है, अच्छा जी, एंट्री पास बाय अकाउंटेंट में क्या हुआ जी, वो कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ 15 इनकर टिल ईयर एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी उसने भी ये एंट्री की है। इन्वेंट्री डेबिट जो उसने किया सही है, चलो किया तो है कम से कम। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें कोई गलती नहीं है। और आगे क्या फरमा रहे हैं, एंड रिसीट ऑफ 15 मिलियन हैड बीन क्रेडिटेड टू रेवेन्यूज, उसने बाकी फिर कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया है 11 से। नहीं है ना, तो वही हमने कर लेना है बस। हम अब उसने हमसे कहा हुआ है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो, तो रिक्वायरमेंट यहाँ से शुरू होती है। ठीक है जी, डेटर 7 से डेबिट होना था, नहीं हुआ, करो चुप करके डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 7 से। ठीक है जी, और ये जो इन्वेंट्री डेबिट की थी अंकल, इसको क्रेडिट नहीं करना था, वो नहीं किया हुआ था इसने, तो वो कर दे। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 15 से। ले जी, ये है पास पेपर 8 का 2। पिक्चर ले लें ताकि मैं अगले सवाल पे चलूं। पास पेपर 11 का 3 देखें, कौन सा सवाल है आपसे होने वाला है, या कुछ छोटी सी एग्जांपल करानी पड़ेगी, ज़रा देख लें जल्दी से। पास पेपर 11 का 3 देखें ज़रा, आपसे होने वाला है। मैंने तो देखा है तो होने वाला ही था, लेकिन फिर वो लिखा हुआ है ना एक जगह पे, अब मुझे याद नहीं वो कौन सा था, आप देख के बताएं, तब तक बच्चे पिक्चर ले लेंगे।
हाँ 11 का 3 कुछ हो जाए, समझ आ रहा है होने वाला है, या कोई एग्जाम्पल ढूंढी जाए। ओ डिस्काउंट वाउचर, कुछ ऐसी बात। माशाल्लाह, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये कहाँ से आ गई, ये किधर भूल गए थे आप। आपसे इंशाल्लाह हो पाएगा, इसकी क्या जुर्रत कि ये आपसे ना हो, इसको इंशाल्लाह हम कर डालेंगे, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इसके लिए ज़रा पेज 383 पे पहले आना पड़ेगा, चंद लम्हात के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको ट्राई फरमानी पड़ेगी। पेज 383 डिस्काउंट की बात कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल 4 हम करने लगे हैं पेज 383 पे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने ट्राई करना है पास पेपर 11 का 3, जो कि आपसे नहीं भी होगा तो कल आते ही उसकी बात करेंगे। इसलिए अल्लाह करे जो छुट्टी पे हैं वो कल ये लेक्चर लेकर आएँ। खैर डिस्काउंट वाउचर की बात तो होगी ही, तो मैं अब होमवर्क बताने लगा हूँ, लेकिन क्विकली ये करूँगा, इसलिए अगर समझ ना आए तो रिलैक्स रहिएगा। आपको पता ही है इंशाल्लाह हमने इसको करना ही है। तो होमवर्क में सबसे पहला होगा पास पेपर 11 का 3। फिर ये जो दूसरा काम हम करते रहे हैं इसको रिवाइज़ कर लें ज़रा, ये अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। उसके लिए आप पेज नंबर 712 पर, ये लेक्चर नोट्स का पेज नंबर है, क्वेश्चन 23 भी कराइएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, अब कभी आपने ये सुना हो कि जी दुकान पे लिखा हुआ था कि आप, अक्सर ऐसे अब तो मैसेज आए होते हैं, कभी ये निशात वाले मैसेज भेज रहे हैं, वो एम्पोरियम वाले भेज रहे हैं, कभी कोई भेज रहा है कि इतने रुपए की अगर आप ख़रीदारी करें तो आपको डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट वाउचर लॉयल्टी प्रोग्राम कल करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट वाउचर की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है, बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। An entity enters into a contract for sale of product A for 100 rupees on 5 जनवरी, सुने 5 जनवरी को, ये आखिरी सवाल है फिर छुट्टी है बस। 5 जनवरी को एक एंटिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर से, ठीक है। सेलर ने प्रोडक्ट ए बेची है 100 रुपये की, ऐसे ही है, एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और साथ ही हमने से ये कहा कस्टमर अगर तुम फ्यूचर में मज़ीद ख़रीदारी करने आओ, फ्यूचर परचेजेस अप टू 100 और 100 रुपये तक, उससे ऊपर नहीं, 100 रुपये तक दोबारा परचेज करो तो हम तुम्हें 40% डिस्काउंट देंगे। ये पकड़ो वाउचर, डिस्काउंट वाउचर किस लिए जी, 100 रुपये तक की अगली परचेज, तो आप हमारे वैल्यूड कस्टमर हमारे पास आए हैं, 40% डिस्काउंट देंगे। लेकिन आना आपको ये ना हो कि आपके बच्चे आ रहे हों, बच्चों के बच्चे आ रहे हों, आपने डिस्काउंट वाउचर दिया था अंकल, वो अंकल कहें बेटा ये मेरे दादाजी ने दिया था, आपके दादाजी को दिया था, अब कहाँ से डिस्काउंट। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट 60 डेज़ में अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो आपको अगली 100 रुपये की परचेज़ पे 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा जी, अगली बात, अब जी 5 जनवरी को एंटिटी ने एक अंदाज़ा लगाया है कि 80% चांस है कि कस्टमर आएगा और फिर पूरे 100 की परचेज़ भी नहीं करेगा बल्कि परचेज़ करेगा 50 की। अब देखो भाई, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करनी है हमने कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है कि दो हैं। एक तो है प्रोडक्ट ए, ये तो माना प्रोडक्ट, उन्हें को सिर्फ 5-7 मिनट रुक जाएं बस। प्रोडक्ट ए तो देनी ही देनी थी, साथ ही एक वादा कर बैठे, उस वादे का नाम है डिस्काउंट वाउचर। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा सवाल,
प्रोडक्ट ए तो इसने 100 रुपये की बेची है, ये समझ में आती है? बोलो, यहाँ पे हम क्या निकालने लगे हैं? स्टैंड अलोन प्राइस, और यहाँ पे हम निकालेंगे एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है? अच्छा, अब भाई देखो, आपने उसको 100 रुपये की चीज़ बेचकर साथ में डिस्काउंट वाउचर फ्री दिया होता है। ये सिचुएशन आती है डिस्काउंट वाउचर में। कल बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी कि जाते हुए बात हो। आपको पता है जाते हुए जो बात हो उसकी ज़्यादा यखनी निकलती है अगले दिन। अच्छा ये होता है कि आप ज़रा उसको सोच के ट्राई करके आ जाते हैं, बस इतना सा होता है। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या अगले 2 महीने में वो आएगा, इसके चांसेस हैं? हाँ, 80% चांस है। लेकिन ये बात अब साइड पे रख दो और अगली बात बताओ, कितने रुपए की परचेज वो करेगा? 50 रुपये की उसने परचेज की, तो हमने उसको अभी ये नोट नहीं करना, ये थोड़ी सी बात गलत है इसमें। गलत नहीं मतलब थोड़ी सी बात बीच में ब्लैक की हो तो वो अप्लाई करानी है। 50 रुपये की वो चीज़ खरीदेगा तो हमने उसको 40% डिस्काउंट देना है, और ये आएगा या नहीं इसका चांस है 80%। ये आ जाएगी डिस्काउंट वाउचर की मार्केट प्राइस, स्टैंड प्राइस। वो फ्यूचर में अंदाजे पे, और अंदाजे का चेंज होगा तो चेंज एस्टीमेट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है? आज 100 रुपये की जो चीज़ बेची है, साथ ही ये लायबिलिटी अपने सर ले ली है, तो आज इसको रेवेन्यू, सारा 100 रेवेन्यू में नहीं डालने देंगे, कुछ रेवेन्यू में डलवाएंगे, कुछ लायबिलिटी बनाएंगे जो फ्यूचर में डिस्काउंट देना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, 50 रुपये वो खरीदारी करेगा, अंदाजा है जी। ठीक है? और जब वो 50 रुपये खरीदारी करेगा, ये नहीं कि 100 रुपये के ऊपर 40% 40 डिस्काउंट देना है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 100 रुपये तक जितनी परचेज करेंगे उस पर 40% डिस्काउंट देंगे। तो वो परचेज करेगा 50 रुपये की, उसको 40% डिस्काउंट देंगे। लेकिन इसका चांस कितना है कि वो आएगा? 80%। ठीक हो गया यहां तक को मसला? अच्छा, अब एक छोटी सी बात और, मेरा सवाल आपसे, सिर्फ दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है, जब एंट्रीज की तरफ जाएंगे, कस्टमर की तरफ जाएंगे, तो फिर कस्टमर ने लेना 40% ही होता है। ठीक है ना? लेकिन दुकानदार ये बैठकर अब सोचेगा कि यार अगले 2 महीने में मैंने तो वैसे ही सीजनल डिस्काउंट 10% लगा देना है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसको तो 30% ही डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो फिर वो 30% के हिसाब से ये डिस्काउंट वाउचर को रिकॉर्ड करेगा। ये लाइन मैंने ज़रा छुपा दी थी। ठीक है ना? वैसे अगर ये लाइन ना होती तो 40% पे डिस्काउंट वाउचर रिकॉर्ड हो जाना था। लेकिन वो क्या कह रहा है जी? द एंटिटी इंटेंड्स टू, द सेलर इंटेंड्स टू ऑफर 10% डिस्काउंट टू ऑल सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डेज एज पार्ट ऑफ सीजनल प्रमोशन। ठीक है जी? तो इसलिए मैंने इसको 30% ही कर दिया, लेकिन सिर्फ इसकी प्राइस निकालते हुए 30% है। अब ये ना हो कि वो वाउचर पकड़ के आए और वो आगे कहे जी मुझे डिस्काउंट दे दो, तो आप कहो जी हम तो 30% ही देंगे। वो कहेगा भाईजान ऊपर 40% लिखा हुआ है। उसको भी पता होगा, ये कस्टमर को भी पता है क्या कि 10% तो हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को मिल रहा है, मुझे तो एडिशनल 30 ही मिल रहा है। लेकिन बहरहाल वो 50 रुपये की चीज़ें खरीदेगा तो उस पर 100 रुपये की चीज़ें खरीदेगा तो 40 रुपये छोड़ने ही है, उन्होंने 40 ही छोड़ने हैं। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल सिर्फ डिस्काउंट वाउचर की मार्केट प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस निकाल रहे हैं, किसी तरह से स्टैंड अलोन प्राइस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ जी क्या आंसर है? 12 या 24? 2 आंसर आ गए, तो 24 कैसे? अच्छा लो जी, अब वो सिचुएशन आ गई जिसका आपको इंतज़ार था। ठीक है जी? ये यहाँ पे पहुँचना होता है ना हमने। ठीक है? चीज़ें तो 100 की बेची है ना। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। 89.3, हाँ अच्छा आगे 10.7। अब जी 89.3 का रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड करवा लेंगे हम उससे। ठीक है? लेकिन बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करने देंगे हम उसको। ठीक है? इसको रोंड ना कर लें, रोंड। ये टोटल 112 बनता था, लेकिन हमने कहा चल भाई अब साइड पे हो जाए। ठीक है ना? हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 89 और 11 कर लो, ज़रा राउंडिंग होगी, एंट्रीज ईजी हो जाएंगी। अब ओह नीचे तो 3 तरह के हैं, चलो तीनों ही करते हैं, बस फिर 5-7 मिनट जो ऊपर लगने लगा लो। लेकिन ये ऐसे ही है ना कि फिर पास पेपर हो तो जाए। अब ये तो 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। ठीक है? 5 जनवरी को जिस दिन हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो 5 जनवरी को हमने
अच्छा ये ना 5 जनवरी को हमने ये रेवेन्यू बना के रखा, ऐसे ही है। अब 5 जनवरी को हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था। कैश कितना आया कस्टमर से, बोलो? कैश तो 100 ही आना है, ठीक है, बोलो कैश 100 आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक एंट्री ये पहले वाली ना कॉमन ही कर लेते हैं, ठीक है, पहली एंट्री कॉमन करवाओ, फिर उसके बाद आगे ऑप्शंस अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 5 जनवरी की एंट्री तो सेम होगी ना, ज़रा ये तो टेंशन ख़त्म करें ना। 5 जनवरी X1 जी बच्चों, 5 जनवरी X1 को एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट 100 रुपीज़ से, रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ए ये क्रेडिट 89 से, और हाँ उसको रिफंड लाइबिलिटी कहा था, आज रिफंड नहीं है, आज बेसिकली डिस्काउंट है, तो इसको डिस्काउंट तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कहो यार, जो नाम है स्टैंडर्ड का अच्छा सा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो आज, ठीक है जी। ये तो एंट्री हो गई हमारी 5 जनवरी को। अब मामला आगे जाना है जिस दिन उसने आना है, तो आज अंदाज़ा लगाया, अंदाज़ा लगा के 89 सिर्फ आज रेवेन्यू बनाया है, क्योंकि इसी सेल की वजह से हमने आगे डिस्काउंट दिया है। ये सेल देने के लिए ये ऑफर लगाई थी ना, तो इस सेल की वजह से डिस्काउंट देना पड़ गया। अब जब तक ये डिस्काउंट दे नहीं देते तब तक पूरा रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करें? सारा 100 तो हमारा रेवेन्यू नहीं है। बहरहाल ये आखिर में जो चीज़ होती है थोड़ी सी वजनी लगती है, पर कल इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, घर पे करते हुए भी समझ आ जाएगी, कल फिर दोबारा भी करेंगे। खैर अब वो कहता है द कस्टमर मेड द परचेज ऑफ, सुभान अल्लाह, जो सोचा था वही हुआ। द कस्टमर मेड परचेज ऑफ 50 ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट ऑन 20 फरवरी X1। हाँ 28 फरवरी तक, 29 फरवरी तक, 28 फरवरी तक आ सकता था, 28 फरवरी तक आ सकता था, बोलो 20 को आ गया, 20 को आया, वाउचर उसके हाथ में था, डिस्काउंट देना पड़ेगा। और बोलो अब कितनी चीज़ें खरीद रहा है? पूरे 50 की, जो सोचा था वही हुआ, पार्ट ए। तो कैश कितना लाकर देगा? कैश वो 50 नहीं लाएगा, 50 दिखाएगा सिर्फ आपको, ये 50 ने लाया था, लेकिन आपने कहा था 100 रुपये तक की परचेज पे 40% डिस्काउंट देना है, तो मुझे तो इस 50 रुपये का 40% डिस्काउंट दो। हमने कहा लो, बोलो 30 रुपये कैश आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मसला आ गया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की हुई है? 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अब ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो आ गया बस, ठीक है। और इसके बाद तो वो कहीं नहीं कह रहे ना कि वो कुछ करने आया है, कुछ मजीद सेल परचेज कर रहे, ठीक है। तो वही एज इट इज़ लायबिलिटी को उल्टा दो, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रिफंड लायबिलिटी की तरह डेबिट कर दो। अब रेवेन्यू आज कितना रिकॉर्ड कर लो। अब ये हमेशा बैलेंसिंग निकाला करना है आपने, कितना जी? 41 सॉरी। तो अब ये मैकेनिज्म जैसे चल रहा है, ये आपको इंशाल्लाह घर जाके सुकून से समझने पे समझ आएगा। फिलहाल एंट्री टू एंट्री तो समझ आ रहा है ना काम, एंट्री टू एंट्री समझ आ रहा है तो काफ़ी है इंशाल्लाह। ये कल भी मजीद बात भी करेंगे, समझ भी आएगा इंशाल्लाह। ओके नेक्स्ट। अब बस बेटा ऑप्शन है 2 कर लें ना, ताकि बात ख़त्म हो। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो देख लें। आगे वो कहता है बी पार्ट में, हमने सोचा था ये एक लायबिलिटी बना के रख ली थी, और हुआ क्या? कस्टमर मेड द परचेज ऑफ सिर्फ 20 रुपये ऑन 20 फरवरी। कोई मसला ही नहीं, अच्छी बात है, मसला ही कोई नहीं। बोलो पहले, अच्छा ये ना ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, अब टाइम उधर लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी स्टेप 1 में उल्टाओ, भाई वाली बात ज़रा लिखो, कुछ नहीं होता, इतनी देर लग गई है तो एक ये बात से ज़रा ये पक्का काम, पहला काम क्या करें ताकि ये बात याद रह जाए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सबसे पहले उल्टाओ, ठीक है। अब देखो कैश कितना आया, तो हमने कहा था जी 50 रुपये की चीज़ें खरीदने आया था, लेकिन वो कह क्या रहा है, वो मुझे 50 का 40% माफ़ी दो, तो हमने कहा ले लो माफ़ी, 30 तो 41 ऐसे बना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर पहला काम उल्टाओ लायबिलिटी, भाई गई कहानी बस, अब दोबारा नहीं आ सकता, आ गया जो आना था इसने। लेकिन कितनी परचेजेस की उसने, तो 20 रुपये के ऊपर अब हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये भी अंडर 100 ही है, इंटू
40% ऑफ 20, यानी उसको 60 भी डायरेक्ट कर सकते थे, 20 का 60% कितना 12। तो फिर रेवेन्यू हमेशा क्या निकाला करोगे? तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में हम ये कितना, हम ये रूल बना सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को उल्टाएंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू बैलेंसिंग। लिख लो डिस्काउंट वाउचर के लिए लिख लो, ये तो 3 जुमले ही थे, लिख लो, शाबाश, काम हो गया सारा। डिस्काउंट वाउचर लिख लिया होगा ना आपने, इसी के साथ ही कहीं लिख रहे होंगे, ठीक है? तो लिखें स्टेप 1 पे, ठीक है? क्या स्टेप 1 लिखें या वैसे ही लिखते जाएं? सबसे पहले या यूँ लिखें, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को उल्टा देंगे, ठीक है? स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू लेंगे। बस ये डिस्काउंट वाउचर है। बाद में सवाल ने कोई बात नहीं की, ख़त्म होगी कहानी। बाद में सवाल ने कोई नहीं बताया, बस 60 दिन ही पूरे हो जाने, 4 दिन बाद होता तो बात बता देता। जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शनेट करके रिवर्स करनी पड़ेगी, या फिर कोई और डाटा इस हिसाब से देगा, देख लेंगे वो तो। नेक्स्ट लास्ट इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। तीसरे केस में क्या हुआ, हो आया ही नहीं, बाद में कोर्ट में से बेगम ने निकाला डिस्काउंट वाउचर, जो कहने लगी सरताज कोई हाल नहीं तुम्हारा भी, कोई जो हाल नहीं, ये पहले बताते तो मैं तुम्हारी जेब को चोट लगाती, लेकिन तुम बच गए और दुकानदार भी बच गया। 60 दिन हो गए, वो आए ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, आज तो दुकानदार छलांगे मारता फिर रहा होगा, कोई लायबिलिटी नहीं, सारे का सारा रेवेन्यू बना लो, ठीक है? कैश कोई नहीं आया, वो आया ही नहीं। अब अगर वो 60 दिनों में ना आए तो बाद में आएगा भी सही, तो जो मर्जी कर ले, हम नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ये कौन सी एग्जाम्पल है जी? एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 383। लो जी, इसकी पिक्चर ले लो, होमवर्क भी साथ ही लिखा हुआ है। जिंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।